हाँ जी। तो इंजन पढ़ रहे थे अपने, 2 लेक्चर अपने ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरा लेक्चर अपने कंटिन्यू कर रहे हैं इंजन से, और आज के लेक्चर में इंजन से रिगार्डिंग सारी बातें कंप्लीट कर लेंगे। तो फाइनल लेक्चर रहेगा आज का अपना इंजन का। शुरू करते हैं अपने लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन हमने पढ़ लिया। जो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन हमने पढ़ा था, जिसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, वो था डीजल इंजन। लेकिन ये चीज में कंफ्यूज मत होना कि 4 स्ट्रोक इंजन है तो वो केवल डीजल इंजन ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 4 स्ट्रोक इंजन है वो डीजल इंजन भी हो सकता है, पेट्रोल इंजन भी हो सकता है। 2 स्ट्रोक इंजन है वो पेट्रोल इंजन भी हो सकता है और डीजल इंजन भी हो सकता है। अगर डीजल इंजन होगा तो उसमें इंजेक्टर लगा होगा, अंदर हम केवल हवा डाल रहे होंगे, कार्बोरेटर उसमें नहीं होगा। पेट्रोल इंजन होगा तो उसमें कार्बोरेटर भी होगा, अंदर हम हवा और फ्यूल के मिश्रण को डाल रहे होंगे, और इंजेक्टर की जगह पे क्या लगा होगा, स्पार्क प्लग लगा होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना इन चीजों में कि 4 स्ट्रोक हमने तो डीजल में पढ़ा है तो डीजल ही होगा, नहीं, ऐसा कि बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो इसके ब्रैकेट में पेट्रोल इंजन इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, आपके पेट्रोल इंजन से संबंधित, यानी कि स्पार्क प्लग वाली बातें करेंगे यहाँ पे, हम इंजेक्टर वाली बातें नहीं करेंगे। जबकि 2 स्ट्रोक का डीजल इंजन भी हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में। बात करते हैं सबसे पहले 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आपने एक चीज समझ ली कि ये पिस्टन रहता है, पिस्टन कनेक्टिंग रोड से जुड़ा रहता है और कनेक्टिंग रोड नीचे जुड़ी रहती है क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट गोल गोल घूमती रहती है। तो आपको एक चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि एक चक्कर जैसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कोई भी सर्कुलर चीज होगी तो वो 360 डिग्री की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ये 90, ये गोला है एक। ठीक है, इसमें अगर मैं ये इसका केंद्र बिंदु मानना चाहूँ और इसको 4 भागों में डिवाइड कर लूँ, तो ये एक 90 डिग्री का कोण है। अच्छे से अगर समझते हो आप, 90 डिग्री के एंगल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी 90 का है, ये भी 90 का, और ये भी 90 का है। यानी 4 बार 90 मिले तो वो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि क्रैंक शाफ्ट जब 360 डिग्री घूम जाती है उस टाइम वो एक चक्कर पूरा कर लेती है अपना। बात समझ में आई ना। और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या हो रहा था, जब 4 स्ट्रोक लगेंगे, 4 स्ट्रोक यानी पहला सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा कौन सा आपका फाइनली एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक लगेंगे तो आपकी क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूम जाती है, यानी 2 बार 360 घूम जाएगी। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपली कितना रह जाएगा आपका, 720 रह जाएगा। क्या 720 डिग्री आपकी क्रैंक शाफ्ट घूम जाती है। तो इन सारी चीजों को आप कंसिडर करना। ये मैंने बताया 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होगा, 2 स्ट्रोक इंजन में आपकी क्रैंक शाफ्ट का केवल एक ही चक्कर पूरा हो पाता है, यानी क्रैंक शाफ्ट जब 360 डिग्री घूमती है तो 2 स्ट्रोक इंजन का काम खत्म हो जाता है, वो अपना साइकिल पूरा कर देता है। वो सक्शन भी कर लेता है, वो कंप्रेशन भी कर लेता है, वो पावर स्ट्रोक भी दे देता है, और वो एग्जॉस्ट भी कर देता है। काम चारों ही करेगा, काम में कोई कमी नहीं होगी। अब हमें समझना ये है कि 4 स्ट्रोक इंजन थी, उसके अंदर तो 4 स्टेप आ रहे थे, और 2 स्ट्रोक इंजन में केवल 2 स्टेप आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे, इन काम तो सारे के सारे चारों काम ये कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली इतना कर दिया गया कि अब 2 काम एक साथ कर रहा है। ठीक है, अब 2 काम एक साथ कर रहा है, यानी कि ये पहला स्ट्रोक है डीजल इंजन का और ये दूसरा स्ट्रोक है, सॉरी आपके 2 स्ट्रोक इंजन का। तो ये पहले स्ट्रोक के अंदर क्या क्या काम कर रहा है, वहां पे अगर हमने सीक्वेंस पढ़ा तो सबसे पहले सक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर पावर स्ट्रोक हुआ और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ। तो पहले 2 एक साथ कर लिए, दूसरे 2 एक साथ कर लिए, इस तरीके से कर रहा है। यानी पहले स्ट्रोक में सक्शन भी साथ साथ करेगा और कंप्रेशन भी साथ साथ करेगा। अब वो करेगा कैसे, वो एक डाउट का विषय है कि यार 2 काम एक साथ कैसे कर लेगा इंजन। वो एक अलग विषय है, उस पर बातचीत करेंगे अपने। दूसरे स्ट्रोक के अंदर क्या काम करेगा, दूसरे स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक ये दोनों काम एक साथ कर देगा। अब वो कैसे करेगा, वो तो जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसी टाइम समझ में आएगा। लेकिन काम वो चारों के चारों ही होंगे, लेकिन इसने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ दो दो काम करने लग गया, इसलिए 2 स्ट्रोक में पूरा साइकिल कंप्लीट कर दिया इंजन का। ओके, और क्रैंक शाफ्ट केवल एक ही बार घूम पाई 360 डिग्री पे। ठीक है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 स्ट्रोक साइकिल के बारे में बात कर देंगे तो सारी की सारी जो सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंस कौन कौन से, सक्शन हो गया, कंप्रेशन, सक्शन यानी कि फ्यूल को अंदर खींचना, कंप्रेशन यानी फ्यूल को दबाना, पावर स्ट्रोक यानी कि फ्यूल में विस्फोट होना, और एग्जॉस्ट यानी जो धुआं बन गया उस धुएं को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये चारों काम 2 स्ट्रोक, पिस्टन के केवल 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाते हैं। 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट के केवल एक बार घूमने से या क्रैंक शाफ्ट के एक दोलन से ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, इसका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उनको हम 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में मैं ये तो नहीं जानता क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं जानता मैं, क्योंकि मैं एग्जामिनर हूँ नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जामिनर क्या दे दे एग्जाम में, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इंजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इससे छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। होने को हो सकता है कि आपका आधा पेपर आपको इंजन से रिलेटेड ही मिले।
ठीक है। और आप लोगों को वैसे ही पता है कि मैं एंड में देखता हूँ पेपर, एंड में अपने सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद में हमें जो चीजें मिलती है और अगर हमारे पढ़ाए हुए में से आता है तो कॉन्फिडेंस बनता है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो ये छोटी छोटी चीजें इनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 स्ट्रोक इंजन की डेफिनेशन आ सकती है और डेफिनेशन में आप केवल इतना लिख दोगे 4 स्ट्रोक में ऐसे ऐसे करता है तो वो गलत होगा। उसमें आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी 4 स्ट्रोक इंजन की कि क्रैंकशाफ्ट के 2 बार घूमने से इसका साइकिल पूरा होता है, एक साइकिल पूरा होता है, उन्हें 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। क्रैंकशाफ्ट के एक बार घूमने से अगर साइकिल पूरा हो जाएगा तो उसे 2 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। ठीक है। तुषार ने बोला कि एक बार फिर से बताना, रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी, ये तो शुरू हुई है अभी बातें, एक चीज को 10-10 बार पढ़ेंगे अपने। उसके बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होगा, अब आपको मैं एक बार फिर से मेक श्योर करवा दूं कि आप लोगों को पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कंफ्यूज नहीं होना। 2 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल भी हो सकता है और डीजल भी हो सकता है, 4 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल भी हो सकता है और डीजल भी हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, गलती हम क्या करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन या तो पेट्रोल होगा या डीजल होगा, 4 स्ट्रोक या पेट्रोल होगा या डीजल होगा, हम वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, दोनों टाइप के हो सकते हैं वो। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि 4 स्ट्रोक इंजन जो होगा उसके अंदर कोई वाल्व नहीं पाए जाते। अब कोई वाल्व नहीं पाए जाने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एक सिलेंडर था, ये सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन था, पिस्टन के नीचे एक कनेक्टिंग रोड लगी थी जो आगे क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी हुई थी, क्रैंकशाफ्ट नीचे क्रैंक केस के अंदर फिट था। ऊपर यहाँ पे बात करें तो सिलेंडर हेड था, सिलेंडर हेड था ना ऊपर सिलेंडर के, सिलेंडर हेड के अंदर एक इनलेट पोर्ट था और एक आउटलेट पोर्ट था। इसके बीच में एक वाल्व लगी थी, इसके बीच में दूसरी वाल्व लगी थी। ये वाली वाल्व आपके सक्शन पोर्ट सक्शन स्ट्रोक में खुल जाती थी और ये वाली वाल्व आपके एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुल जाती थी। बीच में इन दोनों की अगर डीजल इंजन है तो इंजेक्टर लगा था और पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगा था। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में कोई वाल्व होते ही नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई वाल्व नहीं होंगे तो क्या कैम होगी, कैम शाफ्ट होगी, टाइमिंग गियर होगा, उनका मतलब ही नहीं है। कैम शाफ्ट, टाइमिंग गियर और ये सारी चीजों का काम ही क्या था, वाल्व को खोलना और बंद करना। अब वाल्व ही नहीं है जब इंजन में, तो फिर काहे की कैम शाफ्ट। ठीक है ना, तो इन चीजों को समझना। उसके बाद में बात करते हैं अपने आगे। उसके बाद में बात करते हैं कि गैस मूवमेंट जो होती है इंजन के अंदर वो किसके द्वारा। अब ये तो समझ में आ गया कि भैया वाल्व तो नहीं है, तो वाल्व नहीं है फिर उसके जगह पे क्या चीज होगी, वाल्व नहीं है तो उसकी जगह पे क्या है, होल है बड़े बड़े, और वो होल्स को क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। छिद्र वो होते हैं। अब छिद्र और वाल्व में फर्क क्या होता है, छिद्र के अंदर ऐसी चीज होगी कि भैया कोई भी टुंटी नहीं लगी हुई, बात समझ में आ गई ना। ऐसा नल जिसके आगे कोई ऐसे आउटलेट जिसके आगे, ऐसी पाइप जिसके आगे कोई नल ना लगा हो, कोई टुंटी ना लगी हो, ठीक है, तो वो एक सीधा छिद्र माना जाएगा। और उन छिद्रों को छिद्र ना बोल के क्या बोला जाता है, पोर्ट्स बोला जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप पेट्रोल 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के डिफरेंस समझोगे उस टाइम आपको ये चीजें समझ में आनी जरूरी है। और मैकेनिज्म में वैसे आपको सारी चीजें आपके दिमाग में एज इट इज छप जाएंगी, तो उनके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की और कंसंट्रेट होने की जरूरत है। उसके बाद में बात करते हैं क्रैंक केज के बारे में। अब हम क्रैंक केज अच्छे से जानते हैं, होती क्या है क्रैंक केज, क्रैंक शाफ्ट के नीचे लगी रहती है, उसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल भी रहता है और ऊपर सारा का सारा, जिसके अंदर सारा का सारा इंजन पैक रहता है, उसको क्रैंक केज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्रैंक केज होगी 2 स्ट्रोक इंजन में वो एयर टाइट होती है। एयर टाइट का मतलब क्या हो गया, ना हवा उसमें अंदर आ सकती है और ना हवा उससे बाहर जा सकती है। बात समझ में आई ना। जैसे कि कई बार सर्दियों में होता है ना, आपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, उसके बाद में भी ठंडी हवा आ रही है और हम कंफ्यूज होते हैं कि ये आ कहाँ से रही है। यानी कि वो एयर टाइट नहीं होता, उसमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है दूसरी जगह से हवा निकलने की, खिड़कियों के पास में से, दरवाजे के बीच में से, कोई भी जगह होगी वहां से क्या हो जाएगा, हवा रिश्ती रहती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कंपलसरी है कि क्रैंक केस जो होगा वो एयर टाइट होगा ही होगा। ठीक है ना। अब वो एयर टाइट क्यों होगा उसको आपको आगे मैकेनिज्म समझोगे उस टाइम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल एक चीज बता देता हूँ, आपको समझ में आने के चांसेस यहाँ पे बहुत थोड़े रह जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि कुछ बातें आपको समझ में आ जाए। ठीक है। सबसे पहले मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रहता है वो होता किस तरीके का है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो वही ये आपका सिलेंडर हो गया, मतलब इतना नहीं, ये सारा पार्ट इस सिलेंडर के अंदर ही काउंट हो जाता है। ठीक है। ये सिलेंडर हो गया। यहाँ पे बात करेंगे तो वही आपका ये सिलेंडर हो गया। इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये आपका बॉटम डेड सेंटर हो गया, यानी पिस्टन इससे नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पे ये रहा बॉटम डेड सेंटर। इस पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ पे ये टॉप डेड सेंटर रह गया, यानी पिस्टन इससे ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ इस ये वाली जो हवा जगह बचती है इसको बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम।
क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, या फिर इसको आप कंबस्टन चैम्बर भी बोल सकते हो, आपकी जो मर्जी है बोल सकते हो इस चीज को, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, ये आपका पिस्टन हो गया, यहाँ आपका पिस्टन आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे पिस्टन पिन है, यहाँ पे पिस्टन पिन आपको समझ में आ रही है। ये जो पार्ट है वो क्या है, कनेक्टिंग रोड है, ये जो पार्ट है वो कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड का बड़ा वाला हिस्सा अटैच्ड है, ये कनेक्टिंग रोड का बिग एंड है, ये कनेक्टिंग रोड का बिग एंड है। ये नीचे क्या लगी हुई है आपके, क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है, नीचे क्या लगी हुई है, क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। उसके अलावा ऊपर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि पेट्रोल इंजन है इसलिए क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग, यहाँ पे भी स्पार्क प्लग है। डीजल इंजन होता तो स्पार्क प्लग की जगह क्या लगा होता, इंजेक्टर लगा होता। यहाँ कोई वाल्व नहीं है, कोई उस तरीके की कोई चीजें नहीं है जो रोके या वो करे। डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को एक चीज, अब वहां पे इतना बोल दिया गया कि 4 स्ट्रोक इंजन में तो वाल्व होते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में कितने वाल्व होते हैं भाई, 4 स्ट्रोक इंजन में 2 वाल्व होते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में 3 पोर्ट होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये 2 और 3 वाला जो मामला है ना, वहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर। ठीक है, 3 पोर्ट्स कौन कौन से होंगे, पोर्ट होते क्या है बेसिकली, पोर्ट होते हैं होल्स यानी कि छिद्र, ठीक है। तो एक छिद्र तो ये देखो भाई ये रहा, दूसरा छिद्र देखो ये रहा, और तीसरा छिद्र देखो ये रहा। यहाँ पे बात करेंगे तो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरी आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर पिस्टन हेड या फिर जिसको क्या बोलते हैं, क्राउन ऑफ द पिस्टन, याद आ रहा है ना आपका, क्राउन ऑफ द पिस्टन क्या होता है, पिस्टन के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, वो बिल्कुल सपाट रहता है, प्लेन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पिस्टन का जो क्राउन हेड होगा या पिस्टन हेड होगा वो एक अलग ही शेप में होगा। आपको ये चीज भी नोटिस करने की, ये यहाँ पे पिस्टन रिंग्स है, मैं बताना भूल गया था अभी, ये पिस्टन रिंग्स है, रिकॉल करना चाहिए ना हमें बार बार चीजों को। तो ये जो पिस्टन हेड होगा वो एक अलग ही शेप में होगा, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि थोड़ी सी डिफरेंट शेप में है। अब वो डिफरेंट शेप में क्यों है, उसकी क्या जरूरत पड़ी डिफरेंट शेप में बनाने की, वो सारी बातें बाद में करते हैं। होगा क्या स्टार्टिंग में, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल समझाता हूँ पहले, फिर अपने थ्योरी पढ़ेंगे, फिर अपने वीडियो देखेंगे। समझ में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं, हो सकता है एक बार में 50% समझ में आए, 2 बार में आपको 70 आए, और 3 बार में आपको 100% समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले जब पिस्टन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, जब पिस्टन ऊपर की तरफ होगा तो वो नीचे की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। तो जब पिस्टन नीचे आ रहा होगा, ऊपर से पिस्टन यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पिस्टन आ रहा होगा, तो देखिए पिस्टन के ब्लॉक कर दिया पिस्टन ने इन 2 पोर्ट को। अच्छा, मैं इन पोर्ट्स का नाम बता देता हूँ आपको। ये वाला जो पोर्ट होता है इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपके घरों में एग्जॉस्ट फैन होता है ना, जिसको आप बहुत ही इंग्लिश की बेइज्जती करके एडजस्ट फैन बोल देते हो, तो वो एडजस्ट फैन नहीं होता, वो एग्जॉस्ट फैन होता है। एग्जॉस्ट फैन का काम क्या होता है, गर्म हवा को किचन से बाहर फेंकने का, ठीक है ना, उल्टा पंखा होता है एक तरीके से। अब यहाँ पे वो सेम कंसेप्ट है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या हो गया, अनावश्यक हवा को या अनावश्यक गैस को क्या कर देना, बाहर फेंक देना। तो वो ये यहाँ पे जो फ्यूल जल गया, ये काला हुआ फ्यूल, जला हुआ फ्यूल है, इसको बाहर फेंक रहा है और ये साइलेंसर से बाहर निकाल दिया जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन में सेम चीज हो रही थी, लेकिन उसके लिए वाल्व लगा दिया था उन्होंने, यहाँ पे कोई वाल्व का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला वो हिस्सा है जहां से फ्रेश फ्यूल आपके भेजा जाएगा, कहाँ पे, सिलेंडर में या फिर क्रैंक केज में। ये आपकी क्रैंक केज है। अब आप नोटिस करना है इन सारी चीजों को। और ये जो एक और पोर्ट है, मैं इसको भी नाम बताता हूँ, ये पोर्ट है, इसका नाम क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज को भेजना। अब समझते हैं इन सारी चीजों को। देखना, यहाँ पे क्या हुआ, जब पिस्टन ऊपर था, अब ऊपर गया कैसे, क्या हुआ, वो चीजें आप तभी समझ पाओगे जब आप पूरा साइकिल पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आप समझते रहो थोड़े थोड़े करके। जब पिस्टन ऊपर था तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ऑफ कोर्स। जब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा होगा उस टाइम एक तो ट्रांसफर पोर्ट ब्लॉक हो रखा है और एक एग्जॉस्ट पोर्ट ब्लॉक हो रखा है, यानी कि कोई भी, ये वाला जो कंबस्टन चैम्बर है जहां पे दहन होगा वहां पे कोई भी गैस नहीं पहुंच सकती। हाँ जी। तो क्या होगा, ट्रांसफर पोर्ट आपका कवर होगा पिस्टन से, और आपका एग्जॉस्ट पोर्ट भी पिस्टन से कवर होगा, यानी पिस्टन ने खुद ने उनको ब्लॉक कर रखा है। और ये आपका कंबस्टन चैम्बर रहता है। ऑफ कोर्स जो ऊपर की तरफ जो रहेगा पिस्टन के ऊपर, वहीं पे फ्यूल जलेगा, क्योंकि स्पार्क प्लग यहीं पे है। यहाँ पे तो कोई फ्यूल को जलाने के लिए चिंगारी नहीं पहुंचती, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, इस कंडीशन में आपका ये वाला पोर्ट खुला हुआ है, यानी कि फ्रेश जो फ्यूल होगा
अब ये क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है तो इसके अंदर अकेला फ्यूल भेजा जाएगा, अकेली एयर भेजी जाएगी, या एयर फ्यूल का मिक्सचर भेजा जाएगा? वी नो दैट एयर फ्यूल का मिक्सचर भेजा जाएगा। तो यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर भेज दिया गया, जो कहाँ चला गया? पिस्टन के नीचे चला गया, क्रैंक केज वाले हिस्से में चला गया। ओके, अब जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो इस पर भी दबाव लगेगा, ये भी कंप्रेस होगी। बात समझना इन चीजों को। जो नीचे जो फ्यूल और गैस का, फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा वो भी कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगा। अब वही चीज है, क्या हुआ, मैंने आपको कल समझाया था कि एक बंद कमरा है, बंद कमरे में आपने गैस भर दी और अब आप कमरे को छोटा करते चले जा रहे हो, ठीक है, और निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, आपने सारे दरवाजे खिड़कियां एकदम एयर टाइट कर दी, तो क्या होगा? वो हीट में आना स्टार्ट कर देगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी? गर्म होना स्टार्ट कर देगी गैस। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, इस गैस पर जैसे ही दबाव लगेगा तो ये क्या करेगी? यहाँ से निकल के यहाँ को भाग लेगी। बात समझ में आई ना? यहाँ से निकल के ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर की तरफ भाग लेगी, और ये वाला यहाँ से क्या हो जाएगा? इनटेक पोर्ट होगा, वो कवर्ड कर लिया जाएगा इस टाइम वाल्व के फोर्स के कारण, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही अब एक स्ट्रोक हो गया, समझ गए? एक स्ट्रोक यानी पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको मेंशन नहीं कर रहा, एक बार के लिए आप होल्ड करके रखो इन सारी चीजों को। अब क्या हुआ? पिस्टन जब नीचे की तरफ आया तो एक तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट था वो भी खुल गया, और एक आपका फ्यूल वाला पोर्ट था, ट्रांसफर पोर्ट था, वो भी खुल गया, और इनटेक पोर्ट जो था वो पिस्टन के द्वारा बंद कर लिया गया इस टाइम पे। ओके, अब क्या हो क्या रहा है? अब इन चीजों को समझना। अब मैं आपको बताता हूँ कि चार काम एक साथ कैसे होते हैं। सबसे पहले होता है सक्शन, उसके बाद में होता है कंप्रेशन, और तीसरा कौन सा काम होता है? पावर स्ट्रोक। चौथा कौन सा काम होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक में ये दो काम कर लिए जाएंगे, दूसरे स्ट्रोक में ये दो काम कर लिए जाएंगे। उल्टी का देखा जाए तो टू स्ट्रोक इंजन ज्यादा सरल होता है। ये अप स्ट्रोक ऊपर की तरफ जा रहा है, तब जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा उस टाइम एक तो आपका इनटेक पोर्ट खुल गया, दूसरा अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ट्रांसफर पोर्ट से यहाँ ऑलरेडी आपके फ्यूल आ रखा होगा ना, वो फ्यूल कंप्रेस किया जाएगा। पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस है उसके अंदर कंप्रेशन होगा ही होगा, दबाव पैदा होगा उसमें। तो वही चीज है कि यहाँ पे क्या क्या काम कर लिया गया? फ्यूल अंदर भी आ गया, सक्शन भी कर लिया गया फ्यूल का, और यहाँ से जो फ्यूल ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुका था उसको क्या कर दिया गया? कंप्रेस भी कर दिया गया, उसको दबा भी दिया गया। दबाना, कंप्रेशन समझते तो ना, कंप्रेशन होता क्या है, ठीक है, उसको दबा भी दिया गया। दबाने के बाद में ऊपर से चिंगारी उत्पन्न की गई, और चिंगारी उत्पन्न करते ही पेट्रोल के अंदर आग लग गई। यहाँ पे जैसे ही पेट्रोल पे आग लगने से 1 सेकंड, हाँ जी, पेट्रोल में आग लगने से 1 सेकंड पहले आपका कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पेट्रोल में आग लगेगी, आग लगते ही क्या होगा? ये पिस्टन को नीचे की तरफ फेंक के मारेगा। फेंक के मारेगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ फेंक के? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल चीज नहीं है। ऊपर पावर, बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो चुकी है ऊपर, वो पावर की वजह से पिस्टन को नीचे फेंक के मारा जाएगा, और वो लिटरली फेंक के मारा जाएगा, ठीक है। तो पिस्टन को जैसे ही इन्होंने नीचे की तरफ फेंक के मारा, डाउन स्ट्रोक हुआ, यानी पिस्टन नीचे की तरफ आया, तो क्या हुआ? आपका ये वाला पोर्ट बंद हो गया। अब ऑब्वियस है वहां पे आग जली, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने की वजह से पावर स्ट्रोक तो हो ही गया। पावर स्ट्रोक होने के बाद में जैसे जैसे आपका ये नीचे की तरफ आया पिस्टन, ये वाला पोर्ट भी खुल गया और ये वाला पोर्ट भी खुल गया, यहाँ से धुआं बाहर निकल गया। धुआं बाहर निकल दिया, पावर के साथ साथ एग्जॉस्ट भी तो हो गया ना। बात समझ में आई? यहाँ पे सक्शन हो गया, प्लस पिस्टन ऊपर गया तो यहाँ पे कंप्रेशन हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं, पिस्टन नीचे आया तो यहाँ से एग्जॉस्ट हो गया। पिस्टन नीचे क्यों आया? क्योंकि स्पार्क प्लग में चिंगारी होने की वजह से इसने नीचे फेंक के मारा था पिस्टन को। पावर स्ट्रोक भी हो गया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी हो गया। अब यहाँ पे ये जब पिस्टन नीचे होगा फिर से ये गैस ऊपर आ जाएगी, फिर से इसके बाद में अप स्ट्रोक होगा तो ये वाली जो गैस होगी उसको पिस्टन के ऊपर जाने के कारण कंप्रेस कर लिया जाएगा, फिर से नीचे वाला हिस्सा खुल जाएगा और अंदर नई गैस को ले लिया जाएगा। फिर से आपके सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक एक साथ हो जाएंगे, और ऊपर से पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक एक साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब साहिल का क्वेश्चन आया कि फ्यूल धुएं के साथ निकल गया तो, ठीक है, कि ये जो फ्यूल यहाँ से, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये फ्यूल यहाँ से निकला और दूसरा क्या है यहाँ से निकला है? एग्जॉस्ट, ये जला हुआ धुआं यहाँ से निकल रहा है। तो साहिल ने बोला कि सर ये जो फ्यूल है वो फ्यूल जले हुए धुएं के साथ में निकल गया तो निकलता ही है। मैं कब बोल रहा हूँ नहीं निकलता? पूरा नहीं निकल पाता, लेकिन कुछ मात्रा में निकलता है। जब आप 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में डिफरेंस समझोगे उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो ज्यादा मात्रा में पावर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल ज्यादा मात्रा में खपत होती है, जबकि 4 स्ट्रोक के अंदर हम फ्यूल को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे साहिल ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ कि होते किसके अंदर 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। आप अपने आंखों के सामने जितने भी इंजन देखते हो, जो भी इंजन आप अपने आंखों के सामने देखते हो, अपने दिमाग में एज्यूम कर लेना
एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्यूबवेल चलाने वाला इंजन जो हरे रंग का या ग्रीन रंग का होता है, उसके अलावा आपका ट्रैक्टर, आपका बाइक, कार, या और भी इलेक्ट्रिक ये आपके टेम्पो रिक्शा वगैरह कुछ भी, जितने भी आप जनरली इंजन देखते हो अपनी ये स्कूटी की सारी चीजों को ऐड कर लो, जितने भी आप इंजन देखते हो वो सारे के सारे कौन से होते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन कौन से होते हैं? जो बहुत बहुत बड़े साइज के होते हैं, जैसे कि जेट इंजन। जेट इंजन किसके अंदर लगता है भाई? जेट इंजन लगता है आपके एरोप्लेन में, जेट इंजन लगता है आपके रॉकेट में। अब मुझे बताओ किसको एरोप्लेन उड़ानी है, किसको रॉकेट उड़ाना है, तो वो इन चीजों के बारे में सोचेगा क्या कि फ्यूल कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसको पावर से मतलब होगा, उसको पता है कि यार अपने को ना 180 लोगों को बिठा के उड़ाना है, ठीक है, अपने को इतना वजन लेके उड़ना है। कार्गो प्लेन होगी, उसको तो पता नहीं कितने टन वजन लेके उड़ना होता है। तो उन लोगों को पावर की रिक्वायरमेंट होगी, वो ये नहीं देखेंगे कितना देती है। हालांकि एक बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनको भी फाइनली क्या करना है? प्रॉफिट ही कमाना है। एयरलाइंस को भी प्रॉफिट ही कमाना होता है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ जो एसेंशियल चीजें हैं, जो जिनकी जरूरत है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब कोई बोले कि मेरे को एयरप्लेन चाहिए और एवरेज बाइक की जैसी दे दे तो बढ़िया है, 1 लीटर डालूं और 40 किलोमीटर उड़ान भर ले तो बढ़िया है, वो तो पॉसिबल नहीं है वहां पे, ठीक है। इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन कॉमनली नहीं देखने को मिलते। ये आपके बड़े बड़े जैसे पानी के जहाज हो गए बड़े बड़े, उनके अंदर भी 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, ओके। तो इनके अंदर डेफिनेटली फ्यूल की हानि होती है, फ्यूल जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं जल पाता। बात समझ में आ गई? एक और चीज मैंने यहाँ पे आपको बोली थी कि जो क्रैंक केस होगा वो फुल्ली टाइट होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। वो एयर टाइट क्यों होना चाहिए? वो एयर टाइट इसलिए होना चाहिए कि ये जो फ्यूल होगा वो एक बार के लिए क्रैंक केस में पहुंचता है, यहाँ से लीक ना कर जाए। अगर यहाँ से लीक कर गया तो फिर से अपने को और लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये 2 स्ट्रोक इंजन का थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। क्या कुछ कुछ चीजें समझ में आई है? 30-40% 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है समझ में आया है? पढ़ेंगे। उसके बाद में चलते हैं अब किसके बारे में, थोड़ा डिटेल में इनकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी देखने के बाद में ऑफ कोर्स अपने ट्रेडिशनल मेथड यानी वीडियो की सहायता से पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पे जाने से पहले ना हम दिमाग में एक इमेज बनाना जरूरी लगता है, एक थोड़ी सी पिक्चर बन जाए ना उस चीज की, बाद में उस चीज को रियलिटी में देखते हैं तो अपने को मजा ही अलग आता है। हाँ जी, फिर सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। बात करते हैं अपने किसके बारे में? 2 स्ट्रोक इंजन के। अब 2 स्ट्रोक इंजन है तो उसमें तो 2 स्ट्रोक होंगे, एक होता है आपके अप स्ट्रोक, एक होता है आपके डाउन स्ट्रोक। सबसे पहले बात करते हैं अप स्ट्रोक के बारे में। अप स्ट्रोक के अंदर 2 काम एक साथ हो जाते हैं भाई। सक्शन भी आपका हो जाएगा, यानी फ्यूल को अंदर भी ले लिया जाएगा और फ्यूल को कंप्रेस भी कर लिया जाएगा, यानी उसको दबा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, कि जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, इट कवर्स 2 ऑफ द पोर्ट्स, कि ये 2 पोर्ट को बंद कर देता है या 2 पोर्ट को ढक देता है। वो 2 पोर्ट कौन कौन से होंगे? एक ट्रांसफर पोर्ट होगा और एक एग्जॉस्ट पोर्ट होगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट, अब कौन से 2 को ढक दिया उसने बता भी दिया, ठीक है। विच आर नॉर्मली ऑलमोस्ट अपोजिट टू ईच अदर, जो कि सामान्य तौर पे एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये एग्जॉस्ट पोर्ट आपके राइट में है और ट्रांसफर पोर्ट आपके लेफ्ट में है, और इनको अपोजिट सामान्य तौर पे एक दूसरे के क्यों किया गया है? क्योंकि आप वीडियो देखोगे ना, जो उस वीडियो में हो सकता है कि एग्जॉस्ट पोर्ट के बिल्कुल नीचे ये इनलेट पोर्ट दिया हो, यानी ये वाला पोर्ट यहाँ की बजाय इस साइड में दिया गया हो। तो वो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से डिजाइन कर लेती है, लेकिन ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट लेफ्ट और राइट में अपोजिट ही रखते हैं। हो सकता है एक को राइट कर दे एक को लेफ्ट कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट ही रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? इसलिए रखते हैं ताकि दोनों एक साइड हो गए तो वो साहिल ने जो डाउट बोला ना कि फ्यूल निकल जाएगा धुएं के साथ, वो वाली प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए क्या हो गया कि यहाँ से जब धुआं निकल रहा होगा और पीछे से इसकी जगह पे फ्रेश फ्यूल आ रहा होगा, ठीक है। और जैसे ही फ्रेश फ्यूल यहाँ तक पहुंचेगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि पिस्टन उसको ऊपर की तरफ ले जाए, एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद कर दे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में फ्यूल तो बाहर निकल ही जाता है बिना जली हुई कंडीशन में, ओके। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? दिस ट्रैप्स द चार्ज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर ड्रॉन ऑलरेडी इनटू द सिलेंडर। इसने क्या बोला कि ये क्या करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इसने इन दोनों को ढक दिया और ढकने के कारण और ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जो फ्यूल ऑलरेडी आ चुका था उसको एक तरीके से ट्रैप कर लिया। ट्रैप का मतलब क्या होता है? फंसा लेना। जैसे चूहे को अपने फंसा लेते हैं ना उसके अंदर पिंजरे में, उसी तरीके से इनको भी ट्रैप कर लिया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फर्दर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कंप्रेसेस द चार्ज, कि अब पिस्टन और ऊपर जाएगा, क्योंकि समझना है इस चीज को, यहाँ तक पिस्टन पहुंच गया तो यहाँ पे तो ट्रैप हो गया वो, और तो उसके बाहर निकलने की जगह ही नहीं है जो एयर फ्यूल का मिक्सचर था उसको। लेकिन पिस्टन तो इसके ऊपर भी जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है पिस्टन। पिस्टन और ऊपर जाएगा तो अब वो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर था वो क्या होना स्टार्ट कर देगा? कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और क्या कर देगा?
और साथ साथ में क्या हो जाएगा, सक्शन भी हो जाएगा। सक्शन कैसे हो जाएगा, नीचे वाला पोर्ट आपका खुला हुआ है इसलिए सक्शन हो जाएगा। तो फ्रेश मिक्सचर जो होगा एयर फ्यूल का वो क्या हो जाएगा, आपके क्रैंक केज में पहुंच जाएगा। क्रैंक केज में पहुंचेगा, इस चीज को समझना है, जरूरी है ये चीजें समझनी। तो इसके जस्ट एंड होने से पहले, यानी अपवर्ड स्ट्रोक के एंड होने से, अप स्ट्रोक के एंड होने से जस्ट पहले क्या होगा, एंड जैसे ही वो एंड होगा उसके जस्ट बाद में क्या होगा, यहाँ पे धमाका होगा। ठीक है, इसको स्पार्क प्लग के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। इस स्ट्रोक के दौरान दो काम एक साथ हो जाएंगे, एक सक्शन भी हो जाएगा और एक कंप्रेशन भी हो जाएगा। तो होपफुली आपको एक स्ट्रोक तो समझ में आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक के बारे में। अब ऊपर धमाका हो गया था, पिस्टन को नीचे फेंक के मारा उसने, उस टाइम क्या होगा, क्या बोला, बर्निंग ऑफ द फ्यूल। ठीक है, ऊपर जो फ्यूल था वो फ्यूल को धमाका करके अभी हमने जलाया ना, तो फ्यूल के जलने के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ गैसेस एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देती है, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, गैस फैलना स्टार्ट कर देती है। तो गैस फैलना स्टार्ट करेगी, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो पिस्टन को मारेगी फेंक के। ठीक है, उसको पुश करेगी जोर से, जो एक फोर्स के साथ। ठीक है, और कहाँ पुश करेगी, ऑब्वियस है नीचे की तरफ ही पुश करेगी, सिलेंडर में। अब क्या होगा, जब पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा होगा इस टाइम उसने क्या कर दिया, सक्शन पोर्ट को बंद कर दिया। ऑब्वियस है इसने सक्शन पोर्ट को बंद कर दिया। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि जो साहिल ने बोला ना फ्यूल, तो ये पिस्टन की इस तरीके से शेप जो बनाते हैं वो शेप इसीलिए बनाते हैं ताकि क्या हो, ये वाला जो पोर्ट हो वो थोड़ा सा देरी से खुले और ये वाला पहले खुल जाए। ठीक है, ताकि एक जरा धुआं पहले बाहर निकल जाए और ये पहले आ जाए। ठीक है, इसलिए इसका डिजाइन इस तरीके से रखते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उच्च मात्रा में फ्यूल की हानि होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया कि और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, अनकवर्स फर्स्ट द एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, पिस्टन नीचे की तरफ और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा तो सबसे पहले क्या कर देगा, आपके एग्जॉस्ट पोर्ट को खोल देगा और बाद में ट्रांसफर पोर्ट को खोलेगा। इनके खुलने की टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। एग्जॉस्ट पोर्ट थोड़ा सा पहले खुलता है। क्यों पहले खुलता है, आपके सामने पिस्टन की ये जो विचित्र शेप है वो शेप इसीलिए बनाई गई है ऐसी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मात्रा में फ्यूल की हानि होती है। और उसके बाद में क्या खोलेगा, ट्रांसफर पोर्ट खोलेगा। ट्रांसफर पोर्ट खोलेगा तो ट्रांसफर पोर्ट से फ्रेश फ्यूल अंदर आ जाएगा और अपना काम हो जाएगा। जो क्रैंक केस के अंदर जो चार्ज होगा वो सिलेंडर के अंदर पहुंच जाएगा ट्रांसफर पोर्ट की सहायता से, और जो जले हुए धुएं वगैरह होगा वो कहाँ से चला जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा वातावरण में। स्पेशल शेप का पिस्टन क्राउन इसके लिए जरूरी रहता है। क्यों जरूरी रहता है वो मैंने आपको समझा दिया। इस स्ट्रोक के दौरान यानी डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान पिस्टन दो काम कर लेता है, एक पावर स्ट्रोक और एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। होपफुली आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी है। अगर थोड़ा थोड़ा अब जो पढ़ाया था इससे पहले उससे अगर 10% और समझ में आ गया तो बताइए, उसके बाद में अपने वीडियो में चलते हैं, फिर टू स्ट्रोक इंजन को खत्म करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो टू स्ट्रोक इंजन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि टू स्ट्रोक इंजन का मैकेनिज्म कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके बाद में बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है, दो स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ में। तो ये आपके टू स्ट्रोक इंजन है। सबसे ऊपर क्या लग गया, इसके अंदर स्पार्क प्लग लग गया। सबसे ऊपर क्या हो गया, स्पार्क प्लग हो गया। ठीक है, अब स्पार्क प्लग क्यों हो गया, क्योंकि हम टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। टू स्ट्रोक डीजल इंजन होता तो क्या होता, ऊपर इंजेक्टर होता। डीजल इंजन का मैकेनिज्म, अब मैंने ये चूज क्यों किया, क्योंकि डीजल इंजन का मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। पेट्रोल इंजन का यहाँ पे हो जाएगा। अब वो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो या टू स्ट्रोक डीजल इंजन हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर डीजल होगा तो स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर लगा होगा, अंदर फ्यूल और एयर के मिक्सचर की बजाय केवल हवा अंदर डाली जाएगी, हवा गर्म होगी, हवा का टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो सारी बातें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या लग गया, यहाँ पे स्पार्क प्लग लग गया। ये टॉप डेड सेंटर है यानी पिस्टन इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये बॉटम डेड सेंटर है यानी पिस्टन इससे नीचे नहीं जा सकता। ये पिस्टन की जो इस तरीके की स्पेशल शेप है वो शेप आपको दिखाई दे रही होगी। होपफुली अब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ ट्रांसफर पोर्ट बाद में खुलेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट पहले खुलेगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, जो इमेज आपने देखी और वीडियो आप देखोगे, उनमें डिफरेंस ये है कि इमेज में इनलेट पोर्ट यहाँ पे दिया गया था, वीडियो में इनलेट पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग मैन्युफैक्चर अलग अलग तरीके के इंजन बनाते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एग्जॉस्ट पोर्ट जो होगा और ट्रांसफर पोर्ट जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ये ध्यान में रखने वाली चीज है, इस चीज को मिस मत करना। आगे देखिए, इनलेट पोर्ट है, इससे क्या होगा, फ्यूल और एयर का मिश्रण अंदर भेजा जाएगा, जिसको अपने चार्ज भी बोल देते हैं। एग्जॉस्ट पोर्ट है, आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या होगा, जली हुई जो धुआं होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्रैंक केज होगी एयर टाइट, इसे होना जरूरी है। क्यों इसे एयर टाइट होना जरूरी है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल आता है एक टाइम के लिए, और फ्यूल अगर इसके अंदर आएगा और ये लीक करेगा तो हमें फिर से फ्यूल की हानि होगी, हो सकता है कोई बड़ा हादसा भी हो जाए। ठीक है,
ट्रांसफर पोर्ट होगा ये सिलेंडर के अंदर, यानी जो कंबस्टन चैम्बर होगा, दहन क्षेत्र होगा, वहां पे अपने फ्यूल को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अब वर्किंग के बारे में बात करते हैं। टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग क्या क्या होती है, किस तरीके से वो काम करता है। सबसे पहले स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। इस स्ट्रोक के टाइम पे क्या होगा, आप इमेजिन करना कि यहाँ से फ्यूल आया पहले से, क्योंकि ऑब्वियस है ये जो है इससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा, तो यहाँ से फ्यूल आया ट्रांसफर पोर्ट की सहायता से यहाँ पहुंच चुका है ऑलरेडी। इतनी चीजें आप एज्यूम कर लेना, आप आगे देखते हैं। बाकी आप इसके साइकिल को देखोगे ना, उस टाइम अच्छे समझ जाओगे इन चीजों को। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इस कंडीशन पे आप देखिए, जब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो सिलेंडर हेड के अंदर पहले से कुछ मात्रा में गैसेज होंगी और ये गैसेज कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगी, इनको दबाया जाएगा पिस्टन के द्वारा सिलेंडर हेड में, जबकि इनलेट पोर्ट खुल जाएगा और इनलेट पोर्ट से फ्रेश एयर या फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर की तरफ आ जाएगा। और कहाँ अंदर की तरफ, क्रैंक केज में अंदर की तरफ, और पिस्टन नीचे की तरफ दबाव डालेगा। जब पिस्टन नीचे आएगा अगले स्ट्रोक में तो वो नीचे की तरफ दबाव डालेगा, उस दबाव के कारण वो ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर की तरफ आ जाएगा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई। आगे देखिए, इनलेट पोर्ट खुल गया, क्रैंक केस के अंदर आपका फ्यूल पहुंच चुका है और ऊपर आप अगर नोटिस करोगे तो कंप्रेशन स्ट्रोक भी साथ साथ हो रहा है। यहाँ पे हवा भी अंदर आ रही है और कंप्रेशन स्ट्रोक भी साथ साथ हो रहा है। अब ये जो धमाका हो रहा है, धमाका होने के बाद में स्ट्रोक चेंज हो जाएगा, धमाका होने के बाद में पावर स्ट्रोक हो जाएगा, लेकिन धमाका होने से 0.1 सेकंड पहले क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक ही हो रहा होगा। ठीक है, पहले ट्रांसफर पोर्ट कवर्ड होगा और उसके बाद में ये सारा इस तरीके से हो जाएगा सीन। समझ गए ना इस चीज को? बहुत बहुत आसान है। अगर आपने एक चीज को अच्छे समझ लिया, दूसरी चीज को समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। इनलेट मतलब ये सक्शन और कंप्रेशन एक साथ कर रहा है, कैसे कर रहा है बस उतनी चीज आपको समझनी है। वाल्व इसमें होते नहीं, पोर्ट इसमें होते हैं, कैम इसमें होती नहीं, कैम शाफ्ट इसमें होती नहीं, और पेट्रोल इंजन है तो इसमें स्पार्क प्लग भी होगा, कार्बोरेटर भी होगा। अब बात करते हैं अपने किसके बारे में, तीसरे और चौथे। ठीक है, अब तीसरे और चौथे स्ट्रोक के बारे में नहीं, तीसरी और चौथी प्रोसेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पावर सक्शन पावर सॉरी यहाँ पे सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चार से प्रोसेस बच गई, स्ट्रोक इनको दो ही कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये चीज है, होपफुली आप समझ पा रहे हो इस चीज को, कि ऊपर वो धमाका हुआ, धमाका होने से गैस जल गई, गैस जलने के कारण गैसेस ने एक्सपेंड किया, पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे आप देखना कि पहले कौन खुल रहा है। पहले ये देखिए, इस टाइम पे आपका ट्रांसफर पोर्ट अभी भी बंद है, लेकिन एग्जॉस्ट पोर्ट आपका खुल चुका है। एग्जॉस्ट पोर्ट आपका खुल गया तो धुआं यहाँ से निकल जाएगा। पिस्टन नीचे की तरफ आ गया तो इसने क्रैंक केस में भी दबाव उत्पन्न किया है। दबाव उत्पन्न करने के कारण अगर यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट भी बंद होता ना तो यहाँ पे भी हो सकता है धमाका हो जाता। ठीक है, जस्ट फॉर फन। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में धमाका तब तक नहीं होगा जब तक चिंगारी नहीं देंगे। डीजल इंजन में केवल हवा होती है, तो हवा में काय का ब्लास्ट होना। तो यहाँ पे नीचे कौन सा इंजेक्टर लगा हुआ है, इंजेक्टर तो ऊपर ही लगा हुआ है ना, तो ये मैंने यूं ही बस बोल दिया आपको मजाक के तौर पे। पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है और एग्जॉस्ट पोर्ट के बाद में ऊपर से यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट से फ्यूल अंदर प्रवेश कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि पिस्टन नीचे की तरफ आता है, तो पिस्टन नीचे की तरफ भी प्रेशर डेवलप करता है, नीचे की तरफ भी दबाव लगाता है। ओके, यहाँ पे एक डिफरेंस और समझ में आ रहा होगा आपको, 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन केवल ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है, नीचे उसके कुछ होता ही नहीं। ठीक है, क्रैंक केस के अंदर कोई दबाव नहीं लगाता, कोई गैस वैस नहीं होती। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी। ये एग्जॉस्ट गैसेस जो भी होंगी उनको एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा और आपके बचे हुए जो गैसेज होंगी इनको फिर से कंप्रेशन स्ट्रोक के काम में ले लिया जाएगा। ये सारी की सारी जो प्रोसेस होगी, जो 2 स्ट्रोक होंगे पिस्टन के, इन 2 स्ट्रोक में चारों के चारों काम अपने हो चुके हैं, लेकिन क्रैंक शाफ्ट केवल एक बार घूमी है। क्रैंक शाफ्ट ने 360 डिग्री का रोटेशन लिया है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ आपके 4 स्ट्रोक इंजन खत्म होता है, 2 स्ट्रोक इंजन खत्म होता है, पेट्रोल इंजन खत्म होता है, डीजल इंजन खत्म होता है। इनके अलावा कुछ और टाइप है इंजन के, उनको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन किया गया है हीट इंजन का सिलेंडर के नंबर के आधार पे। अब सिलेंडर हो सकता है सिंगल सिलेंडर इंजन हो या मल्टी सिलेंडर इंजन हो। मल्टी सिलेंडर में 2 सिलेंडर भी हो सकता है, 3 सिलेंडर भी हो सकता है, 4 सिलेंडर भी हो सकता है। जितने ज्यादा आप सिलेंडर बढ़ाते चले जाओगे इंजन की पावर उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। आप देख सकते हो इसमें तो आपको सिंगल सिलेंडर दिखाई, ये रहा,
ये सिलेंडर है इसमें। यहाँ पे बात करोगे तो ये एक सिलेंडर रहा, दूसरा रहा, तीसरा रहा, चौथा रहा, 4 सिलेंडर है। ठीक है, 4 सिलेंडर होंगे तो ऑब्वियस है 4 ही कनेक्टिंग रोड होंगे और 4 ही आपके क्या होंगी, क्रैंकशाफ्ट होंगी, और चारों मिलके एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे। यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है, फायरिंग ऑर्डर बोला गया। सिंगल सिलेंडर में तो देखो कुछ भी है नहीं समझने वाली चीज। एक सिलेंडर होगा, एक पिस्टन होगा, एक के अंदर ये एयर फ्यूल आ रही होगी और एक के कारण ये सारी की सारी पावर डेवलप हो रही होगी। क्योंकि ऑब्वियस है कि वहां पे जितनी भी पावर डेवलप होगी वही तो आगे क्रैंक केस को, आपके क्रैंकशाफ्ट को दी जाएगी, और वही तो क्रैंकशाफ्ट को देने के बाद में फ्लाई व्हील के पास पहुंचा जाएगा। ठीक है, मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं फायरिंग ऑर्डर। अब इस चीज को आप समझना, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ कि एक इंजन है वो 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर इंजन है, आप और बेहतरीन तरीके से 4 सिलेंडर ही मान लो, 1 2 3 4 सिलेंडर है, इनके अंदर 4 ही पिस्टन होंगे। चारों पिस्टन 4 कनेक्टिंग रोड से जुड़े हुए होंगे। कनेक्टिंग रोड नीचे क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी होगी। ये चारों क्रैंकशाफ्ट एक मेन बेरिंग से जुड़ी होगी, एक मेन रोड से जिसको मेन जनरल बोलते हैं। वो मेन जनरल का एक हिस्सा होगा जो बड़े फ्लाई व्हील से जुड़ा होगा। जब ये क्रैंक, ये रोड जो होगी या जनरल जो होगा वो गोल गोल घूमेगा तो आपके फ्लाई व्हील जो होगा वो भी साथ साथ रोटेशन करने लग जाएगा, और फ्लाई व्हील आगे आपके गियर बॉक्स की सहायता से व्हील्स को पावर ट्रांसफर करने में काम करेगा। ये गोल गोल क्यों घूमेगी भाई? क्योंकि ये जो पिस्टन होगा, पिस्टन ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा तो इसके अंदर बेरिंग लगे होते हैं, इसकी वजह से गोल गोल घूमती है। हमें ये बातें समझ में आ चुकी है। उसके ऊपर की तरफ बात करते हैं तो इसके अंदर भी इनलेट वाल्व लगी होगी। अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो यहाँ पे इनलेट और आउटलेट वाल्व लगी होगी। ठीक है, और इनके बीच के अंदर क्या लगा होगा, मान लो पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? फायरिंग ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं और आपको बोलूं फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, तो देखना इसके अंदर मान लो आपके कौन सा हो रखा है, सक्शन स्ट्रोक है, और इसके अंदर भी सक्शन स्ट्रोक है, इसके अंदर भी सक्शन स्ट्रोक है, इसके अंदर भी सक्शन स्ट्रोक है। तो सारे के सारे सिलेंडर है वो क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम पे गैस को अंदर ले रहे हैं। सक्शन स्ट्रोक एक ही टाइम पे है तो ऑब्वियस है कंप्रेशन स्ट्रोक भी एक ही टाइम पे होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक एक ही टाइम पे होगा तो ऑब्वियस है पावर स्ट्रोक भी उसी टाइम पे होगा, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी उसी टाइम पे होगा। अब यहाँ पे मैंने वैसे स्पार्क प्लग लगा दिया तो पेट्रोल इंजन बना दिया, लेकिन मैं दोनों ही कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि मान लो पावर स्ट्रोक के अंदर चारों सिलेंडर में एक साथ धमाका होता है, तो चारों सिलेंडर में एक साथ टेम्परेचर पहुंच जाता है 500 डिग्री के आसपास। तो इतनी ज्यादा हीट, इसको यूं मानो कि माचिस की आपके पास में 4 तिल्लियां हैं, 4 तिल्लियों को आप एक तो अलग अलग जला रहे हो और एक चारों तिल्लियों को एक साथ जला रहे हो। तो चारों तिल्लियों को आपने एक साथ जलाया तो क्या हुआ, वो माचिस की एक तिल्ली की जैसा नहीं, चारों का मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिला, एक बहुत बड़ी लपट के साथ वो माचिस चली। ठीक है ना, समझ रहे हो ना इस चीज को? तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगी, अगर इन सारों को एक ही टाइम पे, इन चारों को एक ही टाइम पे अगर हमने जला दिया तो यहाँ पे हो सकता है इंजन विस्फोट कर जाए, इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण, इतनी ज्यादा हीट होने के कारण। अगर फिर भी नहीं समझते तो समझना कि जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन का कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है जिसके अंदर हवा को दबाया जाता है, तो हवा को दबाने से हवा प्रेशर में आ जाती है, बहुत ज्यादा तनाव में आ जाती है, और हवा का टेम्परेचर कितना हो गया था, 700 डिग्री से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती है। अब सपोज करो कि चारों सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक हो रखा हो, इस टाइम ये डीजल इंजन मान रखे हैं इनको, और सारे के सारे में 900 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है, तो ये 900 मिलके ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर देगा और हो सकता है आपका इंजन विस्फोट कर दे, धमाका हो जाए। इसलिए इस चीज को बदलने के लिए कि ऐसा ना हो पाए, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसमें फायरिंग ऑर्डर सेट कर देते हैं। यानी जब इसमें सक्शन स्ट्रोक हो रहा होगा उस टाइम इसमें पावर स्ट्रोक हो रहा हो, जब इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है उस टाइम इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा हो। यानी इन सारों का क्या है, जो विस्फोट होने का जो टाइम है वो टाइम हमने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, अलग अलग कर दिया, ताकि जब एक में धमाका हो रहा होगा तो उस टाइम दूसरा तो गैस बार फेंक रहा होगा, दूसरा गैस बार फेंक रहा होगा तो तीसरा सक्शन कर रहा होगा, तीसरा सक्शन कर रहा होगा तो चौथा कंप्रेशन कर रहा होगा। इसलिए इसको फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं। फायरिंग का मतलब जलाना और ऑर्डर का मतलब क्रम, कि इनको जलाने का क्रम क्या होगा। ठीक है, वो फायरिंग ऑर्डर अलग अलग रहता है, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझने की जरूरत है कि फायरिंग ऑर्डर होता क्या है। फायरिंग ऑर्डर केवल मल्टीपल सिलेंडर वाले इंजन के लिए मायने रखता है, सिंगल सिलेंडर वाले के लिए मायने नहीं रखता। जो आमतौर पे व्हीकल्स आते हैं, जैसे बाइक की बात करें तो वो सिंगल सिलेंडर ही रखते हैं शायद, या फिर 2 सिलेंडर हो सकते हैं उनमें ज्यादा, लेकिन मेरे ख्याल सिंगल सिलेंडर ही होने चाहिए।
नॉलेज नहीं है आपको बाइक्स का उतना। कार्स के बारे में बात करता हूँ तो कार्स में जनरली 3 सिलेंडर वाले इंजन आप देख सकते हो और 4 सिलेंडर वाले इंजन भी आने लगे हैं। ट्रैक्टर में वो रहता है 2-3 सिलेंडर वाले इंजन आते हैं, 4 वाले भी आते हैं, कोई कोई ट्रैक्टर में 6 सिलेंडर वाले इंजन भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, आ गया तो कंफर्मेशन दे दीजिए। तो बस यही था सिंगल सिलेंडर इंजन के बारे में और मल्टी सिलेंडर इंजन के बारे में बताने के लिए। देखिए इसमें कुछ खास था नहीं इसलिए बताया भी नहीं मैंने, क्योंकि जिससे हाँ एफर्ट्स लगाने होते हैं वहीं एफर्ट्स लगाने चाहिए। लेकिन ये चीज आपको समझाई इसलिए है कि ऐसा भी कुछ होता है, आपके दिमाग में इमेज रहनी चाहिए हर चीज की, एक क्लैरिटी आनी चाहिए सिचुएशन में कि ऐसा भी कुछ होता है, केवल उसी के लिए स्लाइड सेट की है। उसके बाद में अब आप इस चीज को समझ चुके हो कि इंजन गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करना बहुत ही जरूरी है। तो वो ठंडा कैसे करेंगे, ठंडा करेंगे हम कूलिंग सिस्टम लगा के। और कूलिंग सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, एक एयर कूल्ड सिस्टम हो सकता है और एक वाटर कूल्ड सिस्टम हो सकता है। ठीक है ना, एक एयर कूल्ड सिस्टम हो सकता है और एक वाटर कूल्ड सिस्टम हो सकता है। वाटर कूल्ड सिस्टम में आप सारे लोगों को पता है, ट्रैक्टर ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखा होगा, ट्रैक्टर के बिल्कुल फ्रंट के अंदर लगा रहता है रेडिएटर। रेडिएटर के अंदर हम पानी डालते हैं, वो पानी क्यों डालते हैं, वो इंजन को ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, तो जो वाटर कूल्ड सिस्टम होगा उसके अंदर क्या लगा होगा, पानी सर्कुलेट किया जाता है रेडिएटर की सहायता से और वाटर पंप की सहायता से। ओके, और इसको आप अच्छे से समझते हो। जो सिलेंडर हेड होगा, जो सिलेंडर ब्लॉक होगा, जो सिलेंडर था, सिलेंडर की जो दीवारें थी उन दीवारों को सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। उनके अंदर वाटर जैकेट रहते हैं, वहां से पानी को सर्कुलेट किया जाता है, तो वो पानी हीट को एब्जॉर्व करने लग जाता है, उसको बोलते हैं वाटर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन में इस तरीके के पंखे लगे रहते हैं। ठीक है, इनको पंखे बोलना तो गलत है, इनको पंख बोलना ठीक है। इस तरीके के पंख होते हैं, उनकी वजह से हवा क्या होती है, पास होती रहती है, एक साथ गर्म नहीं हो पाता सारा का सारा। और ये बाइक्स में काफी नॉर्मल है देखने को। जहाँ पे डेजर्ट एरिया होगा, डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में ऑफकोर्स पहले से ही पानी की कमी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेडिएटर में पानी डाल भी दोगे तो पानी भाप द्वारा उड़ जाएगा। इसलिए डेजर्ट एरिया में जनरली हम एयर कूल्ड इंजन का यूज करते हैं, वाटर कूल्ड इंजन का यूज नहीं करते। ठीक है, आजकल और टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है, आजकल वो वाटर की जगह क्या देने लगी, कूलेंट देने लगी। ठीक है, कूलेंट बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ता और ज्यादा इफेक्टिव है पानी वगैरह के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके कूलिंग सिस्टम के आधार पर भी थे। जनरली बुक्स में अभी तक एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन ही हम पढ़ते हैं, इसलिए वो मैंने यहाँ पे आपको थोड़े से रेफरेंस देने के लिए ऐड कर दिए। उसके बाद में बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात की गई है, यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात की गई है। जब मैं आपको डिफरेंस बताऊं उस टाइम अपने दिमाग में ना, जो भी मैंने आपको इमेजेस दिखाई है, वीडियोस दिखाई है, बातें समझाई है, उन बातों को रिकॉल करते रहना। रिकॉल करते रहोगे आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। 4 स्ट्रोक इंजन में मैंने क्या बोला कि एक पावर स्ट्रोक, आप समझना इस चीज को कि 4 प्रक्रिया, मैं हमेशा बोल रहा था कि एक साइकिल पूरा हो जाता है। वो साइकिल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर 4 चीजें हैं, सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर हो गया और एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हम इतनी सारी क्यों कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, हमें तो पहियों को गोल घुमाना। और पहिए गोल कब घूमेंगे, जब पिस्टन पावर डेवलप करेगा। और पावर कौन सा स्ट्रोक में डेवलप करता है, फ्यूल कब जलता है, पावर स्ट्रोक में तो फ्यूल जलता है। यानी कि ये 4 प्रक्रियाएं जो हैं, इन 4 प्रक्रियाओं में पावर स्ट्रोक केवल एक ही बार होगा। तो मैं ये यूं बोल सकता हूं कि आपके क्रैंकशाफ्ट जब 2 बार घूमेगी 4 स्ट्रोक इंजन में तो एक बार पावर स्ट्रोक लगेगा, और यहाँ पे एक बार जब क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो एक बार पावर स्ट्रोक लग जाएगा। बोलने का चीज वही सेम है, बोलने का तरीका मैंने बदल दिया। यहाँ पे एक साइकिल बोलने के बजाय मैंने क्या बोल दिया कि एक पावर स्ट्रोक, एक आपके क्रैंकशाफ्ट के एक रेवोल्यूशन पे एक पावर स्ट्रोक लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी चीज है, मुश्किल चीज नहीं है, और आपको समझने की जरूरत रहती है इन चीजों की। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए वाल्व होते हैं, इसके अंदर वाल्व नहीं होते, पोर्ट होते हैं। होपफुली इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ मैंने 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो अगर ये पढ़ाते टाइम आपको कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप मेरे को बस वो चैट में बोल देना, मैं उस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वरना मुझे जितना ठीक लगा एक्सप्लेन करना, मैं केवल उतना ही एक्सप्लेन करूंगा। ओके, उसके बाद में बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक केस जो होती है फुली एयर क्लोज नहीं होती। वैसे तो देखो टाइट जुड़ने चाहिए कल पुर्जे सारे, लेकिन कंडीशन नहीं है, इसमें नेसेसरी नहीं है कि क्रैंक केस होगी वो एयर टाइट रखेंगे रखेंगे। ठीक है, जबकि इसके अंदर कंडीशन है कि क्रैंक केस को फुल्ली क्लोज्ड और एयर टाइट हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इनलेट पोर्ट के द्वारा फ्यूल क्रैंक केस में पहुंचता है एक बार के लिए। 4 स्ट्रोक इंजन में केवल पिस्टन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो चार्ज को कंप्रेस करने का काम करता है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में दोनों साइड, पिस्टन की ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड, दोनों साइड क्या करेंगी, चार्ज को कंप्रेस करेगी। कैसे करेगी वो मैं आपको जस्ट अभी बता चुका हूँ।
फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर फ्लाई व्हील का साइज जो होगा वो कंपेरेटिवली लार्जर रहता है, फ्लाई व्हील का साइज बड़ा रहता है, और टू स्ट्रोक इंजन के अंदर फ्लाई व्हील का साइज कंपेरेटिवली क्या रहता है, छोटा रहता है। ओके, उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं तो फ्यूल जो होता है वो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है फोर स्ट्रोक इंजन में। अब यहाँ पे जो साहिल ने डाउट बोला वही चीज आ गई ना कि फोर स्ट्रोक इंजन में तो फ्यूल पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाएगा, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाते, कुछ जो धुआं होता है उसके साथ बाहर निकल जाता है। ओके, उसके बाद में कुछ और डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो फोर स्ट्रोक इंजन का पर हॉर्स पावर वेट जो होगा वो ज्यादा होता है, और टू स्ट्रोक इंजन का पर हॉर्स पावर वेट क्या रहता है, कम रहता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर देखो हमें ना कैम शाफ्ट लगानी पड़ी, ना अपने गियरिंग चेन लगानी पड़ी, ना और चीजें लगानी पड़ी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इन चीजों की, इसलिए इनका वेट कम होगा। एरोप्लेन और शिप के अंदर इसको लगाने का कारण भी एक यही है क्योंकि इसका वजन कम हो जाएगा, वरना डूब जाएगी, पानी वाला जहाज पानी में डूब जाएगा और हवा में जहाज उड़ ही नहीं पाएगा। थर्मल एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी थर्मल एफिशिएंसी कंपैरेटिवली लो होगी। थर्मल एफिशिएंसी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ, होती क्या है थर्मल एफिशिएंसी। मैंने बोला कि 1 लीटर तेल में गाड़ी कितना दूर जाती है उस चीज को एवरेज कहते हैं, और अगर देखा जाए तो सम हाउ वही थर्मल एफिशिएंसी है। थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि जैसे आप 1 लीटर तेल डाल रहे हो तो उस तेल का केवल 30% हिस्सा पावर डेवलप करने के काम आ रहा है, बाकी 30 to 35% कूलिंग में नष्ट कर दिया जा रहा है। कूलिंग के द्वारा वो जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसे नष्ट कर दिया जाता है, और बाकी 30-35 हिस्सा एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ एग्जॉस्ट के साथ साथ फ्यूल भी बाहर जा रहा है, इसलिए इसकी थर्मल एफिशिएंसी और ज्यादा कम होगी। उसके बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर एग्जॉस्ट गैस का रिमूवल करना इजी है, जबकि इसके अंदर एग्जॉस्ट गैस का रिमूवल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, धुएं को बाहर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऑब्वियस है, ये चीज आप समझ सकते हो। यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इवन रहता है, ठीक है, और यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस रहता है वो लेस इवन रहता है। अब इस चीज को मैं आपको, टॉर्क जब तक आप नहीं समझते आप इन चीजों को समझ नहीं पाओगे, और टॉर्क अपने आप में थोड़ा सा उलझा हुआ चीज है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्क बोल के कंफ्यूज नहीं करूंगा। बस इतना सोच लो कि एक तो हो गया ऐसा इंजन जो बिल्कुल स्मूथ चलती रहे, जैसे कार के बारे में बात करते हैं तो कार कितना मजे से चलती रहती है, एकदम स्मूथ चलती है। वहीं पे अगर एयरप्लेन की बात करते हैं तो एयरप्लेन आपने कई मूवीज में देखा होगा कि वो हिलने लग जाती है पूरी की पूरी, टर्बुलेंस बोलते हैं ना जिस चीज को, पूरी की पूरी हिलने लग जाती है, लोग उल्टी कर देते हैं और करते हैं, उस टाइम वो उनको कहते हैं कि ये होता है, प्लेन के अंदर होता है, ठीक है। कभी बिजली कड़क रही होती है उस टाइम होता है, कभी जनरली जब वो आपके लैंडिंग कर रही होती है, जब वो आपके जहाज आसमान में चढ़ रही होती है, ठीक है, उस टाइम पे ये आप टर्बुलेंस देखने को मिलता है। तो उसको भी आप सम हाउ टॉर्क से कंपेयर करना चाहो तो एक सामान्य तौर पे कर सकते हो, एक्चुअली में वो नहीं होता। उसके बाद में बात करते हैं गिवन वेट के लिए इंजन जो होगा वो हाफ द पावर ऑफ टू स्ट्रोक जनरेट करेगा, यानी कि अगर मान लीजिए एक इंजन है और उसका जितना भी वजन है तो वो अपने वजन के टू स्ट्रोक इंजन के आधी पावर जनरेट करेगा, और सेम वेट का अगर टू स्ट्रोक इंजन है तो वो क्या करेगा, टू स्ट्रोक इंजन क्या करेगा, ट्वाइस पावर जनरेट करेगा फोर स्ट्रोक इंजन से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि टू स्ट्रोक इंजन हमें उसलिए चाहिए जहाँ पे पावर ज्यादा जनरेट करनी होगी, और पावर ज्यादा जहाँ कहाँ पे जनरेट करनी है, कार चलाने के लिए उतनी पावर की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे एरोप्लेन चलाने के लिए या पानी में जहाज चलाने के लिए बहुत पावर की जरूरत है, इसलिए वहां पे मैं टू स्ट्रोक इंजन काम में लूंगा। टू स्ट्रोक इंजन छोटे मोटे इंजन होते ही नहीं है, बड़े बड़े इंजन होते हैं टू स्ट्रोक के। उसके बाद में बात करते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में, तो इसमें ऑलमोस्ट सभी स्पीड के इंजन अवेलेबल रहते हैं, हाई स्पीड इंजन भी इसमें अवेलेबल है, लो स्पीड भी अवेलेबल है, जबकि ये ज्यादातर क्या रहते हैं, मोस्टली हाई स्पीड इंजन ही होते हैं। फिर से वही बात एरोप्लेन और शिप वाली, एरोप्लेन की स्पीड आप जानते हो, रॉकेट की स्पीड आप जानते हो, उनमें टू स्ट्रोक इंजन यूज होता है जनरली। ये केवल एक डायरेक्शन में यूज होते हैं, और ये दोनों डायरेक्शन में यूज हो सकते हैं, क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। यानी क्रैंकशाफ्ट इनमें जो घूमती है, इसमें क्रैंकशाफ्ट केवल एक ही डायरेक्शन में घूमेगी, इसमें क्रैंकशाफ्ट इधर को भी घूम सकती है और इधर को भी घूम सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ये आपके टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में डिफरेंसेस थे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे आपको समझ में आए हैं तो, कहीं भी कोई डाउट है आप पोस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ डीजल इंजन के बारे में, कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो भी कर लेते हैं। और एक दिन मैंने आपको बोला था कि आप अपने पेरेंट्स से पता करना कि डीजल इंजन ज्यादा एवरेज देता है कि पेट्रोल इंजन ज्यादा एवरेज देता है, पावर किस में ज्यादा होती है, डीजल में ज्यादा एवरेज होती है कि पेट्रोल इंजन में ज्यादा पावर होती है। तो होपफुली आप लोगों ने वेरीफाई किया होगा, अगर आपने वेरीफाई किया होगा तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये देखने को मिला होगा कि एवरेज भी डीजल इंजन की ज्यादा होती है और टॉर्क भी डीजल इंजन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, यानी पावर भी डीजल इंजन ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब मैं एक बार बोल दूं
कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं कि गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कई बार हमें क्या होता है, चीजें समझाने के लिए गलत भी बोलना पड़ता है। टॉर्क इज नॉट पावर। लेकिन टॉर्क क्या होता है, वो चीज आप समझने बैठोगे तो आपके दिमाग का हलवा हो जाएगा। टॉर्क एक बहुत एडवांस कंसेप्ट है जो कहाँ काम में आता है, इंजीनियरिंग में काम में आएगा। जो लोग बीटेक करते हैं उनके काम आएगा, आपके उतना काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जितना आपके टॉर्क मतलब का है उतना टॉर्क आपको पढ़ा दिया जाएगा आज के लेक्चर में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, टॉर्क और पावर, तो टॉर्क और पावर एक चीज नहीं होते, बट ऑफकोर्स पावर का पार्ट होता है टॉर्क। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपके आप जितना फोर्स लगा रहे हो और वो कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कितने डिस्टेंस से फोर्स लगा रहे हो उस चीज को टॉर्क बोलते हैं। और पावर की अगर बात करूंगा तो पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू आरपीएम, कितने आरपीएम पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन आप यहाँ पे आप देख सकते हो पावर तभी मिलेगी जब हम टॉर्क पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इनको इसीलिए इनमें कंफ्यूजन रहती है, लोग टॉर्क को कभी पावर बोल देते हैं, कभी पावर को टॉर्क बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग लग रही है आपके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं लग रही, ठीक है, इसलिए आप लोग उतना परेशान मत हो। लेकिन फिर भी आपको समझा दूंगा क्या होता है टॉर्क। वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं डीजल इंजन के। तो क्या बात बोली गई यहाँ पे, बेसिक कंपोनेंट्स डीजल इंजन की बात करेंगे तो सिलेंडर होगा, पिस्टन होगा, इंजेक्टर होगा। पेट्रोल इंजन में इंजेक्टर की जगह स्पार्क प्लग होगा और कार्बोरेटर भी उसमें होता है। काम क्या होता है कार्बोरेटर का, हवा और फ्यूल को मिक्स करने का। आइडियल रेशो कितना रहता है, 15:1 आइडियल रेशो रहता है हवा फ्यूल का। वाल्व होते हैं इसमें, कनेक्टिंग रोड होती है और क्रैंकशाफ्ट होते हैं। डीजल इंजन के अंदर केवल हवा को डाला जाता है, ये बात हम अच्छे से समझते हैं, काफी बार हमने इन बातों को कर भी लिया। हाँ जी। डीजल इंजन के अंदर हाई कंप्रेशन रेशो रहता है। अब ये कंप्रेशन रेशो होता क्या है वो अभी नहीं पढ़ेंगे, एक दो स्लाइड के बाद में आ जाएगा कंप्रेशन रेशो, उस टाइम बताऊंगा क्या होता है। इसलिए एयर जो होगी सिलेंडर के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर गेन कर लेती है। कितना हाई टेम्परेचर, 700 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर लेती है। और इस प्रेशर पे हम क्या बोलते हैं, इसे कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में जब इंजेक्टर के द्वारा डीजल अंदर छिड़का जाएगा तो क्या होगा, धमाका होगा, डीजल में आग लग जाएगी। ओके, हाई टेम्परेचर के कारण ये डीजल में आग लग जाएगी, आप बात समझ सकते हो। हीट और गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा और क्या करेगा, क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करेगा। ये जो टॉर्क अवेलेबल होगा क्रैंक शाफ्ट के अंदर वो बाद में मैकेनिकल काम करने के लिए कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस स्लाइड के अंदर कोई भी नई चीज नहीं थी जो आपको नहीं पता हो। आपको सारी चीजें पहले से आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दिया डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद में कुछ ये जो चीजें हैं वो आपके लिए नई चीजें हैं थोड़ी सी, यहाँ पे आपको एक आधी नई चीजें देखने को मिलेगी। डीजल इंजन के अंदर हाई कंप्रेशन रेशो रहता है। कितना कंप्रेशन रेशो रहता है, 14:1 to 22:1। यहाँ पे आपको डाटा मिल चुका है कि कंप्रेशन रेशो होता क्या है, वो अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन डाटा मिल चुका है यहाँ पे कि हाई कंप्रेशन रेशो रहता है डीजल इंजन का और 14:1 to 22:1 रहता है। अब कंप्रेशन रेशो होता क्या है वो बहुत जल्दी जान लेंगे अपने। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या रहता है, इंजन हाई प्रेशर रेंज गेन कर देता है 30 to 45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर यानी दबाव को नापने की यूनिट होती है। और टेम्परेचर इसका हो जाता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब मैंने एक दिन आपको चीज बताई थी, पहले से किसी चीज के अंदर पूरा स्थान ऑक्यूपाई कर लिया गया, उसके अंदर आप और ज्यादा नई चीज को इंसर्ट करवाओगे तो वो ऑब्वियस रेसिस्टेंस डेवलप करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्टर से अगर आप नई चीज इंजेक्ट कर रहे हो तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा तो इंजेक्टर्स जो डीजल को अंदर छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में, जिनको एटोमाइजर भी बोल सकते हैं अपने, इनके रूप में अगर क्या एटम्स बोल सकते हैं, एटम्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, तो एटम्स एटोमाइजर, इंजेक्टर को एटोमाइजर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, बहुत हाई प्रेशर से डीजल को अंदर डालेगा, किसके, सिलेंडर हेड के या सॉरी आपके कंबस्टन चैम्बर के, ठीक है। और वो कितना प्रेशर होगा, वो प्रेशर होता है जी आपका 120 to 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दीज आर इंपॉर्टेंट डाटास। ओके, इग्निशन इसी के बाद में, इग्निशन जो होगा डीजल का वो केवल और केवल कंप्रेशन के कारण होगा। इसके अंदर कोई हम चिंगारी विंगारी का रोल ही नहीं रखते, कोई एक्सटर्नल स्पार्क प्लग नहीं होता डीजल इंजन में। ये ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है और लंबे टाइम तक ऑपरेशन आप इससे कर सकते हो कम स्पीड पे। इसीलिए ट्रैक्टर के अंदर, इसीलिए ट्रैक्टर के अंदर हम कौन सा इंजन रखते हैं, डीजल इंजन रखते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर पे हमें स्पीड तो कम रखनी होती है और पावर हमें ज्यादा रखनी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं आपको फिर से थोड़ा सा, वैसे तो मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे इन चीजों से, लेकिन फिर मैं अगर आपको बोलना चाहूँ टॉर्क और हॉर्स पावर के बीच में, तो दो टर्म्स होती है, एक होता है आपका टॉर्क और एक होती है आपकी हॉर्स पावर। यहाँ पे जब भी आप कोई गाड़ी या फिर कोई ट्रैक्टर वगैरह कोई भी इंजन वाली चीज खरीदने जाते हो तो वो आपको दो चीजें बोलती है।
कि भाई साहब इतना तो ये गाड़ी मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है और इतना मैक्सिमम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो वहां पे, या मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज का, समझ लेना इस चीज को। यहीं पे 3 गाड़ियां बताता हूँ मैं। एक तो बोलते हैं बोलेरो पिकअप के बारे में, ठीक है। एक बात करते हैं अपने इनोवा के बारे में, ठीक है, टोयोटा इनोवा के बारे में। और एक बात करते हैं अपने जो फोर्स की गाड़ी आती है ना, ट्रैवलर गाड़ी आती है जो, जिसके अंदर मिनी ट्रैवलर वैन टाइप रहती है वो, उन तीनों के बारे में बात करते हैं। बोलेरो पिकअप का काम क्या होगा भाई? पिकअप के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 लोग बैठ सकते हैं। और कई कई पिकअप के अंदर तो 3 ही लोग बैठ सकते हैं। वो केवल आगे वाला कंपार्टमेंट जो होता है उसको वो क्या कैबिन बनाए रखते हैं, बाकी सारे को किसके अंदर, आपके उस डाले के रूप में काम में लेते हैं, ट्रॉली के रूप में काम में लेते हैं। इनोवा गाड़ी है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ जाएंगे? 5 बैठ जाएंगे, 6 बैठ जाएंगे, ठीक है। 6 सीटर रहती है जनरली, ठीक है, 6 सीटर मान लो आप। ये ज्यादा से ज्यादा 7 बिठा लो, 7 सीटर रहती है। ट्रैवलर की बात करेंगे तो इसके अंदर 15 तो नहीं, चलो 10 से 12 लोग इसके अंदर बैठते बैठते हैं, ठीक है। एक आदमी का औसत वजन देखा जाए तो 70-80 किलो के आसपास रहता है। तो यहाँ पे सोच के देखो कि इसको कितना वजन ढोना पड़ेगा। 6 से 7 आदमियों का वजन ही इसको ढोना पड़ेगा। फोर्स ट्रैवलर है तो इसको 10 से 12 आदमियों का वजन ढोना पड़ेगा। जबकि बोलेरो पिकअप को आदमियों का वजन तो कम ढोना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर देखा जाए क्या चीज, बोझा या वजन या सामान कितना लोड किया हुआ है उसको हमें नहीं पता, उसका कितना भी वजन हो सकता है। तीनों गाड़ियां हैं, तीनों की अगर मैं डीजल इंजन की अगर बात करना चाहूँ तो तीनों का डीजल इंजन 2.5 लीटर का डीजल इंजन ही होता है। किसी में 2.4 का होगा, किसी में 2.5 का होगा, अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बोला है। यानी इनका इंजन साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के अंदर आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बोलेरो पिकअप का टॉर्क ज्यादा होगा, इनोवा की हॉर्स पावर ज्यादा होगी, और फोर्स ट्रेवलर का भी टॉर्क ज्यादा होगा, ठीक है। बोलेरो पिकअप का आप टॉर्क और हॉर्स पावर को एक जैसा मान सकते हो, एक मतलब इक्वल इक्वल सा रहेगा, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन इनोवा का टॉर्क कम होगा, हॉर्स पावर ज्यादा होगा। फोर्स ट्रेवलर का क्या होगा, टॉर्क ज्यादा होगा, हॉर्स पावर कम होगा। अगर इस चीज को अगर मैं बोलना चाहूँ कि आप अपने दिमाग में एज्यूम कर लो एक तो ट्रक को, तो ट्रक का टॉर्क ज्यादा होता है, हॉर्स पावर उसका कम रहता है। अगर किसी भी व्हीकल का टॉर्क ज्यादा होगा तो मतलब उसके अंदर पावर ज्यादा है, वो ज्यादा वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकती है, उसके अंदर फोर्स ज्यादा है, ठीक है, उसके अंदर ताकत ज्यादा है, आप इस चीज को यूं मानो। और अगर किसी व्हीकल का हॉर्स पावर ज्यादा है, तो हॉर्स पावर ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि वो व्हीकल उतनी ज्यादा स्पीड में चलेगा, उसकी मैक्सिमम स्पीड ज्यादा होगी। अब यहाँ पे आप सोच के देखो, बोलेरो को डिजाइन किया गया किस चीज के लिए, बोझा ढोने के लिए, इसलिए उसको टॉर्क ज्यादा देने की जरूरत है। हॉर्स पावर उसका थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। इनोवा का डिजाइन किया गया है कि भैया इसमें तो 6-7 लोग ही बैठने हैं, इसमें कौन सा एक एक दो दो क्विंटल, एक एक दो दो टन माल ढोना है कहीं पे, ठीक है। तो उसको हॉर्स पावर ज्यादा दी गई है। फोर्स ट्रेवलर है तो इसमें पता है 10-12 लोग होंगे, उनका लगेज होगा, एक तरीके से टूरिस्ट बस है, मिनी टूरिस्ट बस है, तो इसको टॉर्क ज्यादा जरूरत है, स्पीड इसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है इतने बड़े व्हीकल को कोई बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ाना पसंद भी नहीं करेगा। अब इसमें एक्सेप्शनल आप मत दे देना सर कि हरियाणा रोडवेज वाले तो बहुत जोर से बहुत स्पीड में दौड़ाते हैं, ठीक है। तो वो मैक्सिमम स्पीड में दौड़ाते हैं, वो बस उन्होंने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, जितने स्पीड में दौड़ दिया उतने स्पीड में दौड़ाते हैं। जबकि कार के बारे में अगर देखा जाए तो कार तो हरियाणा रोडवेज से आगे जाएगी ना हमेशा, क्योंकि कार का टॉर्क तो कम होगा। आप किसी छोटी से छोटी कार के बारे में बात कर लो, ऑल्टो के बारे में बात कर लो, वो भी हरियाणा रोडवेज को क्रॉस कर देगी, क्योंकि कार का टॉर्क हो सकता है कम हो, लेकिन उसका हॉर्स पावर ज्यादा होगा। बस का टॉर्क ज्यादा होगा, हॉर्स पावर कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि टॉर्क का मतलब क्या होता है, इसीलिए मैंने कल टॉर्क को पिकअप बोला था कि जब आप 3 से 4 लोग बाइक पे बैठते हो तो बाइक कितना दबती है, ठीक है, बाइक कितना लेजीनेस महसूस करती है, ठीक है। तो अगर लेजीनेस महसूस कर रही है मतलब उसका टॉर्क कम है, और अदरवाइज उसका वो है, ठीक है। नैनो पर्टिकुलर व्हीकल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ होपफुली आपको समझ में आ गया कि डीजल इंजन का टॉर्क ज्यादा होता है, इसलिए वो पावर ज्यादा जनरेट कर पाएगी। ट्रैक्टर के साथ में आपको ट्रॉली भी जोड़नी पड़ सकती है, ट्रॉली में पूरा माल भी लोड हो सकता है, आपको एमबी प्लाव भी जोड़ने पड़ सकते हैं, आपको डिस्क प्लाव भी जोड़ना पड़ सकता है, आपको हैवी ऑपरेशन भी करने पड़ सकते हैं फील्ड में, और लंबे टाइम तक ऑपरेशन करने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए सारे के सारे और कम स्पीड में करने पड़ते हैं। कोई ऐसे ऐसे करते होगा कि मैं आज प्लोइंग करने जा रहा हूँ, यानी लोकल लैंग्वेज में बोलूँ जमीन पाने जा रहा हूँ, और मैं क्या करूंगा आज 110 की स्पीड पर जमीन की जुताई करूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ट्रैक्टर को हमें लंबे टाइम तक चलाना होगा, कम स्पीड पे चलाना होगा, और ज्यादा पावर यानी कि ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है।
अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं टॉर्क को प्रॉपरली नहीं बोल रहा हूँ। टॉर्क एक अलग ही चीज होती है, उसके बारे में अपने थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ। कोई महानुभाव यूट्यूब पे वीडियो डालूं, कमेंट मत करना बस इस मामले में। ओके, तो क्या हो गया कि ये इस तरीके की सारी बातें होगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में बात करते हैं डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के डिफरेंसेस के बारे में। अभी आपने डीजल इंजन के बारे में कुछ बातें और पढ़ ली, तो अब आपको डिफरेंस देखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में कि इसके अंदर कार्बोरेटर नहीं होता, इग्निशन कोयल नहीं होती, स्पार्क प्लग नहीं होता। इसके अंदर कार्बोरेटर भी होगा, इग्निशन कोयल भी होगी, स्पार्क प्लग भी होगा। अच्छे से पता है आपको। यहाँ पे अगर आप दूसरा देखो, पॉइंट बढ़ाने के ना तरीके होते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें कार्बोरेटर नहीं होता, इसमें होता है। दूसरा पॉइंट लिख दो, इसमें इंजेक्टर होता है, इसमें इंजेक्टर नहीं होता। या फिर एक ही पॉइंट में खत्म कर दो, इसमें इंजेक्टर होता है, इसमें कार्बोरेटर, इसमें स्पार्क प्लग होता है। ठीक है। या आप इसके 3-4 पॉइंट बना दो, इसमें कार्बोरेटर होता है, उसमें कार्बोरेटर नहीं होता, इसमें स्पार्क प्लग होता है, उसमें नहीं होता, इसमें इंजेक्टर होता है, उसमें नहीं होता। ठीक है। इस तरीके से पॉइंट बनाना चाहो कितने बना सकते हो। कंप्रेशन रेशो के बारे में बात करें तो इसमें हाई कंप्रेशन रेशो होता है 14:1 to 22:1। इसमें कंप्रेशन रेशो कम रहता है 5:8:1। डीजल इंजन डीजल फ्यूल के तौर पे काम में लेते हैं। पेट्रोल इंजन में आप पेट्रोल या फिर किसको, गैसोलीन, या फिर आपके किस चीज को, कैरोसिन, पावर कैरोसिन को भी फ्यूल के तौर पे काम में ले सकते हो। मैं ये चीजें आपको बता चुका हूँ। केवल जो सक्शन स्ट्रोक में हवा को अंदर सक किया जाता है और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर को कहाँ पे डाला जाता है, सिलेंडर में डाला जाता है, सक्शन स्ट्रोक में। इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है और इंजेक्टर होता है। इसके अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, उसकी जगह पे क्या होता है, कार्बोरेटर होता है, इग्निशन कॉइल होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने डीजल इंजन के बारे में कि फ्यूल जो होगा कंबस्टन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है कब, जब आपके गैस गर्म हो जाएगी उस टाइम। और यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर शुरुआत में ही अपने चैम्बर के अंदर डाल देते हैं और बाद में उसे जलाते हैं, किससे, इलेक्ट्रिक स्पार्क की सहायता से। थर्मल एफिशिएंसी, अब मैं बार बार बोल चुका हूँ, थर्मल एफिशिएंसी को जनरली एवरेज ही माना करो। आप एवरेज की बात करें, पेपर में मत लिखना एवरेज। अगर थर्मल एफिशिएंसी की बात करें, डीजल इंजन की एवरेज थोड़ी ज्यादा रहती है 32 to 38, इसकी एवरेज कम रहेगी 25 to 32। ये इंपॉर्टेंट डाटा रहते हैं, एग्जैक्ट आपको याद करने पड़ते हैं वरना आपके मार्क्स कटिंग होने लगती है। इंजन वेट पर हॉर्स पावर के तौर पे इसका ज्यादा रहता है डीजल इंजन का। पेट्रोल इंजन का वेट कम रहता है, इसीलिए जो बाइक्स होती है उनके अंदर पेट्रोल को ज्यादातर काम में लिया जाता है, क्योंकि उनको वेट कम देना होता है और साइज छोटा बनाना होता है। डीजल इंजन की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है और पेट्रोल इंजन की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा रहती है। कंप्रेशन प्रेशर की बात करें तो सिलेंडर के अंदर इसमें 35 to 45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्रेशन प्रेशर रहता है और यहाँ पे कंप्रेशन प्रेशर कितना रहेगा, 6 to 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डीजल इंजन में 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहां पे हमने 700 से 900 पढ़ा है ना, वही है, यहाँ पे 500 बोल दिया गया, एक ही बात है। मतलब जस्टिफिकेशन राउंड फिगर में बोल दिया गया बस। कोई 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है और यहाँ पे केवल 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही पहुंच पाता है। ठीक है। अब ये डिफरेंस होने का कारण क्या हो गया, कारण वही हो गया कि इसको तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए ना, वो ज्यादा टेम्परेचर होगा वही जलाने का काम करेगा, इसलिए इसमें ज्यादा मात्रा में हवा को अंदर इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो होपफुली इतनी सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कृपया कर बताइए, सॉल्यूशन करते हैं आपके डाउट्स का। तो इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वो एक्चुअली में हम उससे पहले ही पढ़ चुके थे ऑलरेडी, बस ठीक है हमने एक तरीके से उसको दोबारा रिवाइज कर लिया। अब यहाँ से थोड़ी सी नई चीजें शुरू होंगी जो आपने अभी नहीं पढ़ी। सबसे पहले बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो इंजन से रिलेटेड होती है, इंजन पावर से रिलेटेड होती है। सबसे पहले बोला गया बोर। बोर क्या होता है, ठीक है, बोर क्या होती है। बोर के बारे में बात करेंगे तो इंजन सिलेंडर जो हो गया उसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर किसे कहते हैं, व्यास को कहते हैं। इंजन सिलेंडर का जो व्यास होगा उस व्यास को क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। ऑब्वियस है कि एक लेंथ है, तो लंबाई को नापने की यूनिट्स होती है। इसको आप सेंटीमीटर में नाप सकते हो, इसको आप मिलीमीटर में नाप सकते हो। ठीक है, मीटर में नहीं नाप सकते, उतना बड़ा इंजन कौन बनाता है भाई। ठीक है, स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। मीटर में लिखना चाहो तो 0.001 मीटर उस तरीके से लिख सकते हो वैसे आप स्ट्रोक के, लेकिन जनरली ये डाटा आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में देखने को ही मिलेगा। स्ट्रोक के बारे में बात करें तो स्ट्रोक क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगी जहां से पिस्टन मूवमेंट कर सकता है, पिस्टन जितना मूवमेंट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। यानी टॉप डेड सेंटर से लेकर के बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो दूरी होगी उस दूरी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रोक बोर रेशो। तो स्ट्रोक बोर रेशो क्या होता है, बोर स्ट्रोक आपको समझ में आ गया, पिस्टन जितना मूवमेंट कर सकता है उसको स्ट्रोक कहते हैं। बोर किसे कहते हैं, उसकी जो चौड़ाई होगी उस चौड़ाई को डायमीटर बोल दो एक तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं।
स्ट्रोक को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर बोर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का रेशो जो निकाल देंगे उन रेशो को, यानी रेशो कैसे निकलता है, मान लीजिए किसी की स्ट्रोक कितनी है, एक सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है और किसी का बोर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का रेशो कितना आ गया 1:1। ठीक है, 1:1। 1:1 अगर आ रहा है तो वो इंजन का सिलेंडर कैसा होगा, स्क्वायर शेप सिलेंडर होगा। ये चीज ध्यान में रखना, ये स्लाइड में नहीं लिखी हुई, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर कोई इंजन है उसका जो शेप है वो इंजन सिलेंडर की शेप स्क्वायर शेप है यानी वर्ग के रूप में, तो बताइए कि उसका स्ट्रोक बोर रेशो कितना होगा, तो वो 1:1 ही होगा भाई। अब कैसे होगा 1:1, आप अच्छे से समझते हो कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी उसकी स्ट्रोक लेंथ और उसकी बोर डायमीटर दोनों एक दूसरे के बराबर है। ओके, तो इसको लेंथ स्ट्रोक बोर रेशो बोलते हैं। जनरली अगर बात करें तो ये रेशो 1 से लेकर के और 1.45 पाया जाता है आमतौर पे अलग अलग टाइप के व्हीकल्स में। लेकिन ट्रैक्टर इंजन के बारे में बात करें, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें काम में आने वाला जो मशीन है वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो ट्रैक्टर इंजन के लिए स्ट्रोक बोर रेशो 1.25 होता है जनरली, ध्यान रखना। 1.25 का मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रोक की लेंथ होगी वो थोड़ी ज्यादा रहती है, बोर की लेंथ थोड़ी सी कम रहेगी। ओके, उसके बाद में बात करते हैं अपने, जहां तक ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई ना, बोर स्ट्रोक और स्ट्रोक बोर रेशो, क्योंकि इनमें से आपको आगे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए, बोर और स्ट्रोक वाली टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्ट्रोक बोर रेशो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑफकोर्स आपको ये टर्मिनोलॉजी काम देगी। आपसे ये डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इन पे बेस्ड आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट को स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। एक और टाइप की वॉल्यूम होती है जिसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, वो भी आपको इसी के साथ बता दूंगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। इन सारी चीजों को एक ही बार में पढ़ लेते हैं। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट को स्विफ्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं और एक और टाइप की वॉल्यूम होती है जिसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। बताता हूँ होती क्या चीजें हैं। ये आपके सामने एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में ये वाला जो हिस्सा है वो टॉप डेड सेंटर है और ये वाला हिस्सा जो है वो बॉटम डेड सेंटर है। अगर इनके बीच में, पिस्टन तो केवल यहां से लेकर के और यहीं तक जा सकता है, इनका जो ये आपके एरिया होगा, ठीक है, इनके जो क्या बोलते हैं, जितना जितना जो वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम आपके पिस्टन कवर कर सकता है सिलेंडर के अंदर, यानी इतनी वॉल्यूम पिस्टन कवर कर पाएगा सिलेंडर के अंदर। तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को तो बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम, ठीक है, या फिर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, डिस का मतलब उल्टा कर देना और प्लेसमेंट का मतलब क्या होना, जगह रोकना। तो डिस का मतलब जगह जितनी नहीं रोकता है, वही एक तरीके से पिस्टन कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उस चीज को बोलते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, स्विफ्ट वॉल्यूम बोल सकते हो आप इसे। फॉर्मूला इसका रह जाएगा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए इंटू एल, जो मीटर क्यूब के अंदर आपका आंसर आएगा। सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है, मिलीमीटर क्यूब भी आ सकता है, डिपेंड करेगा आपको कौन सी यूनिट में पूछा गया है। ए के बारे में बात करेंगे तो ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। अब ये जो चीज है ना, उस चीज को आपको समझ लेने की जरूरत है कि ए जो है इज नॉट डायमीटर, ठीक है, जबकि एल जो है वो लेंथ है स्ट्रोक की मीटर के अंदर। यहाँ पे अगर मैंने बताया आपको लेंथ और स्ट्रोक के बारे में बताया, तो बोर जो थी, बोर क्या था, डायमीटर था इंजन सिलेंडर का। लेकिन बोर बोर क्या था, बोर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इज नॉट ए। यहाँ पे बस एक ट्रिक है, वो एक चीज आपको समझनी है। अगर आपने एक चीज समझ ली उसके बाद में आपका सारा काम आसान हो जाएगा। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। बस इतनी एक चीज ध्यान में रखनी है। डी की जितने भी वॉल्यूम आपके यूनिट्स, आपके जो दिया होगा कि वैल्यू दी होगी डी की, वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है आप अच्छे से जानते हो, 22/7 होती है पाई की वैल्यू। और ये आपके किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का फॉर्मूला होगा। ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, इसको आप अलग से नोट कर लेना, ये मैंने दिया नहीं है स्लाइड में। पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ये ए को ज्ञात करने का फॉर्मूला रहता है। तो बस आपको करना क्या होगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन में ये बोल देते हैं कि एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर जो है वो 1 मीटर है और उसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो उसका बताइए पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या स्विफ्ट वॉल्यूम कितनी होगी। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। पाई बाई 4, पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7 इंटू 1/4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1 और एल की वैल्यू कितनी है 2। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना रहेगा। बस करना क्या है, डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है और पाई बाई 4 एक्स्ट्रा आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, और ये सारे के सारे यूनिटलेस। 3 मीटर जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो तीनों के आंसर क्या देंगे, मीटर क्यूब में आंसर देंगे।
तो यहाँ पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है, जो कि बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज में। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। अब टॉप डेड सेंटर के ऊपर भी पिस्टन में जगह खाली रहती है कि नहीं रहती? ये वाला वॉल्यूम तो हम समझ गए कि पिस्टन जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उस चीज को हमने स्वेप्ट वॉल्यूम बोल दिया। तो ये जो वॉल्यूम पिस्टन के ऊपर फिर भी खाली रह जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। ध्यान रखना इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें होती है, परेशान कर देती है कई बार। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। टॉप डेड सेंटर क्या होता है आप अच्छे से समझते हो, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है आप अच्छे से समझते हो, इसलिए इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। स्क्वेंजिंग के बारे में बता देता हूँ, स्क्वेंजिंग क्या होती है। स्क्वेंजिंग के बारे में बात करेंगे तो जो गैसेस होती हैं, मान लीजिए जो आपका फ्यूल था, फ्यूल के जलने से जो एग्जॉस्ट गैसेस डेवलप हुई, एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर फेंक देना क्या कहलाता है? स्क्वेंजिंग कहलाता है। ये बस टर्म है, इस टर्म को आप ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्न्ट गैसेस, ठीक है, बर्न्ट एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर, स्क्वेंजिंग। कि जो जल गई जो गैसें, उन गैसों को इंजन सिलेंडर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को स्क्वेंजिंग कहते हैं। बस इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कंप्रेशन रेशो क्या होता है। ठीक है, पावर और हॉर्स पावर आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पावर और हॉर्स पावर आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ये चीजें दोबारा पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंप्रेशन रेशो के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्रेशन रेशो होता क्या है, क्या बोला गया, बस इतना भी देख लेते हैं इसमें। रेशो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या हमें पता है क्लियरेंस वॉल्यूम कितनी क्या होती है? हाँ जी, हमें पता है। तो इस चीज को मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो एक ये सिलेंडर बनाते हैं और इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पिस्टन बनाते हैं। ये पिस्टन का क्या था? बॉटम डेड सेंटर था, और ये मान लेते हैं क्या है? टॉप डेड सेंटर है। टॉप डेड सेंटर हुआ क्या? डीजल इंजन की बात कर रहे हैं अभी अपने। हुआ क्या, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हवा डाल दी अंदर। तो हवा डाल दी, तो वो हवा तो मैंने इतनी डाली ना जो पूरा का पूरा आपके इसको कवर कर ले, पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर हवा भर जाए, इतनी हवा डाली थी। डाल दी। डालने के बाद में मैंने क्या किया, पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश किया। पिस्टन को जब जब मैं टॉप बॉटम डेड सेंटर से ऊपर की तरफ लेकर के आया, तो जितना पिस्टन ऊपर की तरफ जा पाया, ठीक है, यानी कि टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन पहुंच पाएगा मैक्सिमम। तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया, तो इसने ये जो पूरी, यानी ये वाले हिस्से को अपने कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये वाले हिस्से को अपने क्या कहते हैं? स्विफ्ट वॉल्यूम। यानी स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम में जितनी हवा आ सकती थी, उस सारी हवा को इसने जबरदस्ती पैक कर दिया केवल क्लियरेंस वॉल्यूम में। यानी क्या कर दिया, पूरी की पूरी सिलेंडर वॉल्यूम को केवल क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर उसने पैक कर दिया, यानी उसको उतनी सी जगह के अंदर कंप्रेस कर दिया। ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनके रेशो को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशो बोलते हैं। यानी 14:1 होने का मतलब क्या है कि हवा तो 14 गुनी थी, उस 14 गुनी हवा को हमने केवल 1 गुनी जगह के अंदर पैक कर दिया। डीजल इंजन के अंदर आपको पता है हवा ज्यादा मात्रा में डालने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कंप्रेशन रेशो हाई रहता है। कंप्रेशन रेशो हाई रहेगा तभी उसके अंदर हाई हीट डेवलप होगी, तभी उसमें हाई प्रेशर डेवलप होगा, तभी हमारा डीजल जल पाएगा। क्या कंप्रेशन रेशो समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से रिप्लाई करके बताओ। तो यहाँ आपका ये कंप्रेशन रेशो खत्म होता है। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशो हाई रहता है, 14:1 to 22:1। पेट्रोल इंजन में लो रहता है, 4:1 to 8:1। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इंजन में चिंगारी की व्यवस्था होती है, स्पार्क प्लग की व्यवस्था होती है, हमें जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा एयर को कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर पे लेके जाने की। ओके, पावर और हॉर्स पावर में आपको नहीं पढ़ा रहा, फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, वहां से आप देख लेना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हॉर्स पावर क्या हो जाएगा कि एक 75 किलोग्राम के मटेरियल को एक सेकंड में 1 मीटर दूरी पर आप फेंक सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। इसको अगर मैं किलोग्राम में बोलना चाहूँ तो 4500 किलोग्राम मीटर वर्क अगर आप 1 मिनट में कर सकते हैं तो उसको 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। सारी बातें आपको पढ़ा दी गई है। वोट आपके कार्य करने की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? वोट बोलते हैं। वोट को आप जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो। 4.2 जूल्स इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो ये कैलोरी भी इसी की यूनिट है, ठीक है, एनर्जी की यूनिट है कैलोरी भी। मैट्रिक्स यूनिट्स में पावर को किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड के अंदर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने इंडिकेटेड हॉर्स पावर के अंदर, IHP के अंदर। हाँ जी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर की बात करें, IHP की बात करें, तो देखिए इसमें क्या बोला गया, इट इज द पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर एंड रिसीव्ड बाय द पिस्टन। यानी क्या हुआ, ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर में धमाका हुआ, धमाका होने से जो पिस्टन को जो भी पावर मिली, ठीक है, पिस्टन को जो भी पावर मिली सिलेंडर में धमाका होने से, उस पावर को क्या बोलते हैं? इंडिकेटेड या फिर इंड्यूस्ड, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंड्यूस्ड नहीं, इंडिकेटेड, इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं, IHP बोलते हैं।
अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन रहती है, एग्जामिनर या फिर पेपर बनाने वाले एक गड़बड़ कर देते हैं, वो कई बार तो लिख देते हैं IHP और कई बार लिख देते हैं IP। ध्यान रखना IHP और IP में डिफरेंस होगा। IHP हॉर्स पावर तो खुद ही एक यूनिट है, हॉर्स पावर खुद ही एक यूनिट है, लेकिन अगर उन्होंने IP के अंदर बोल दिया तो ये हॉर्स पावर में नहीं पूछ रहे आपसे, फिर वो आपसे किस में पूछ रहे हैं, किलोवाट में पूछ रहे हैं, ध्यान रखना। फिर वो आपसे किस में पूछ रहे हैं, किलोवाट में आंसर जानना चाह रहे हैं। उन चीजों में ध्यान रखना। अगर ISP बोल रहे हैं तो वो आपसे हॉर्स पावर में जानना चाह रहे हैं, और IP बोल रहे हैं तो वो किलोवाट में आंसर जानना चाह रहे हैं। IP की फुल फॉर्म हो सकती है इंडिकेटेड पावर, ठीक है ना, ध्यान रखना इन चीजों को। अब एक चीज और समझना कि ये आपका सिलेंडर हुआ, ये सिलेंडर के साथ में लगा हुआ पिस्टन हुआ, यहाँ पे धमाका हुआ, तो पिस्टन के पास जितनी पावर पहुंचेगी क्या वो सारी की सारी पावर क्रैंकशाफ्ट को डिलीवर कर पाएगा? वो सारी पावर क्रैंकशाफ्ट को डिलीवर नहीं कर पाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा घर्षण भी तो लगेगा ना पिस्टन को ऊपर नीचे होने में, कल पुर्जे हिल डुल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा घर्षण भी लगेगा। तो वो जो घर्षण लगेगा उस घर्षण के सहित, उस घर्षण को अभी हमने काटा नहीं है, यूं मान लो कि आपने 10 रुपए खर्च किए और आपको 100 रुपए मिले, 10 रुपए खर्च करके 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए आपका ग्रोस है, उसमें से आपने 10 रुपए अभी खर्चा काटा नहीं है, खर्चा काट के आपके पास 90 बचेगा। उसी तरीके से क्या हुआ, सिलेंडर था, सिलेंडर में धमाका हुआ, पिस्टन के पास जितनी पावर पहुंची उस पावर में से कुछ घर्षण के कारण पावर में कमी आ जाएगी। वो कमी अभी हमने ऐड नहीं की है, हमने तो बस ये देखा है कि सिलेंडर में धमाका हुआ, पिस्टन को कितनी पावर मिली, बस उसको इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं, IHP बोलते हैं। विदाउट अकाउंटिंग फ्रिक्शनल लॉसेस, कि घर्षण के बल, घर्षण के कारण जो हानि हुई है उस हानि को गणना नहीं की गई है इसके अंदर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। IHP का फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है प्लान बाय 4500, ठीक है, प्लान बटे 4500 इंटू N/2। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर 4 स्ट्रोक इंजन होगा तो फॉर्मूला N/2 होगा, और 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो ये 2 हट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बट्टे से 2 हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, प्लान बाय 4500 इंटू N/2 या प्लान बाय 4500 इंटू N, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन में N/2, 2 स्ट्रोक इंजन में केवल N, ओके। ये डिफरेंस रहेगा। अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए इंडिकेटेड हॉर्स पावर में, अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए IP में यानी किलोवाट में आपसे आंसर जानना चाह रहा है वो, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लान बाय 4500 की जगह क्या बन जाएगा, 60 इंटू 10 टू पावर 12। 10 टू पावर 12 का मतलब क्या होता है, 10 के बाद 1 के बाद में 12 बार जीरो लगना, ठीक है। और वही 4 स्ट्रोक इंजन में N/2 और 2 स्ट्रोक इंजन में N। यानी अगर किलोवाट में आपसे आंसर पूछ रहा है तो वहाँ 4500 की जगह 60 इंटू 10 की पावर 12 रह जाएगा, और अगर हॉर्स पावर में आपसे पूछ रहे हैं तो 60 इंटू 10 की पावर 12 की जगह 4500 रह जाएगा। बाकी P, L, A, N और N ये सारी चीजें सेम रहेंगी। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए N/2 रहेगा, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए N रहेगा। अब एक एक करके इन सारी चीजों की बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीजें, P, L, A और N और स्मॉल n है क्या। P का मतलब क्या होता है, सिंपल पता लग रहा है, प्रेशर, ठीक है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होगा उसको क्या बोलते हैं, P। ये आपके किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, ये आपके पास्कल में भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है सामने वाला किस चीज में दे रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ के बारे में बात करेंगे तो लेंथ आपको स्ट्रोक की लेंथ, स्ट्रोक लेंथ यानी कि स्ट्रोक समझ में आया ना, सिलेंडर की जो पिस्टन की दूरी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच के डिस्टेंस, वो वाला लेंथ, ठीक है। उसके बाद में A यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, तो ये अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, और ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप C और ऐड कर लेना, ये गलती होती है, यहाँ से स्लाइड बना देते हैं। सेंटीमीटर में ये कैसे आएगा, A को हमें पता है कि A डायरेक्ट डायमीटर से नहीं निकलता, A का फॉर्मूला लगता है π/4 इंटू D स्क्वायर, A का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें डायमीटर पता होगा तो हम A निकाल लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो A वही है। N की बात करेंगे तो इंजन रेवोल्यूशन पर मिनट यानी कितने RPM इंजन काम कर पा रहा है। RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी गोल घूमना, एक चक्कर पूरा कर लेना, कि 1 मिनट में कितने चक्कर पूरे कर पा रहा है आपका जो क्रैंकशाफ्ट है, वो 1 मिनट में कितने चक्कर पूरे कर पा रही है, तो उसको बोलते हैं RPM। जो फाइनल स्मॉल n है उसका मतलब होगा नंबर ऑफ सिलेंडर, कि आपका इंजन है वो कितने सिलेंडर का है, 1 सिलेंडर का है, 2 का है, 3 का है, 5 का है, 6 का है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, नंबर ऑफ सिलेंडर। अब इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते हैं, भी ध्यान रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं इस पे बेस्ड, और आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है। सारे के सारे डाटा आपको दे रखे होंगे, जैसे इतने सारे डाटा है आपको, जैसे ये सारी चीजें आपको दे देगी तो आपसे इंड्यूस्ड हॉर्स पावर पूछ लेंगे, ठीक है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर पूछ लेंगे। अगर आपको हॉर्स पावर ना पूछे, KW पूछे, तो आप ये 4500 की जगह वो चीज यूज कर लेना। बाकी सारी की सारी चीजें आपको दे रखी होंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज लेक्चर स्टार्ट करते टाइम मैंने आपको बोली थी कि एक चीज बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल नई है, वो नई चीज ये है कि इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल है आपके 3 तरह के।
जो मेरे यकीन करो इतने सिंपल न्यूमेरिकल है, इतने सिंपल तो चौथी क्लास के स्टूडेंट के भी नहीं हो सकते, इतने सिंपल न्यूमेरिकल है, बिलीव करो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। और एक सबसे मजे वाली बात कि आप इंजीनियरिंग के पेपर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, आपको पूरी परमिशन रहेगी कैलकुलेटर लेके जाने की, ठीक है। तो गणना के लिए अगर आप घर पे प्रैक्टिस करो तो अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। यानी इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल में केवल आपको मेथड सीखना है, आपको कैलकुलेशन की कोई समस्या रखनी ही नहीं है, आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, पूरी परमिशन रहती है आपको कैलकुलेटर लेके जाने की एग्जाम के दौरान। ओके, मुख्य परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर लेके जाने की पूरी तरीके से आपको परमिशन रहती है, कोई नहीं रोकेगा आपको। ओके, तो ये इंडिकेटेड पावर के बारे में आप समझ गए, सारी बातें वही चीजें हैं, बस इसमें यूनिट थोड़ी सी चेंज होगी, डिजिट थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि इन्हें किलोवाट में पूछ लिया, हॉर्स पावर में नहीं पूछा। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। अगर IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर पूछे तो लास्ट फॉर्मूला लगेगा, और केवल IP पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बात करते हैं उसके बाद में आगे ब्रेक हॉर्स पावर के बारे में। क्या हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, पिस्टन के बाद में कनेक्टिंग रोड होगी, कनेक्टिंग रोड के नीचे क्या लग गया, क्रैंकशाफ्ट लग गया। यहाँ जो धमाका होगा, धमाके से पिस्टन के पास जो पावर पहुंचेगी उसको बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। लेकिन फाइनली यहाँ जो पावर पहुंच रही है किसके पास, फ्लाई व्हील के पास, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, इसीलिए आप जो भी व्हीकल परचेज करने जाते हो तो वो आपको BHP ही बताते हैं, क्योंकि इंडिकेटेड हॉर्स पावर रियल पावर नहीं होती। इंडिकेटेड हॉर्स पावर से अभी फ्रिक्शनल लॉसेस खत्म होंगे, उसके बाद में BHP निकलता है। तो जो ये फ्लाई व्हील के पास, सॉरी, जो फ्लाई व्हील के पास या क्रैंकशाफ्ट के पास जो पावर पहुंच पाती है, वही एक्चुअल पावर होती है जिस पावर को हम काम में ले सकते हैं किसी भी मैकेनिकल कार्य को करने के लिए, किसी भी यांत्रिक कार्य को करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में इसको BHP बोल सकते हैं। ये वाली जो पावर होती है, इस पावर को किस तरीके से अब मेजर कर सकते हैं, इसको नापने के लिए हम डायनेमोमीटर नामक यंत्र का काम में ले सकते हैं। डायनेमोमीटर से ये पावर हम काम में ले सकते हैं। परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा वो हो गई कि यह वह शक्ति होती है जो इंजन के द्वारा क्रैंक शाफ्ट को प्रदान की जाती है। यानी क्रैंक शाफ्ट पर आने वाली पावर को क्या कहते हैं, अपने ब्रेक हॉर्स पावर, BHP कहते हैं। फॉर्मूला आपके सामने आ गया, 2 पाई, पाई का मतलब क्या हो गया, 22/7। 2 पाई NT, एन का मतलब क्या हो गया, स्पीड यानी RPM, कितने RPM पे, ये आपकी वैल्यू गिवन होगी, टॉर्क की वैल्यू आपको गिवन होगी बाई 4500, तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा, हॉर्स पावर में। ठीक है, उसी तरीके से अगर प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो हॉर्स पावर में आएगा, लेकिन इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका किलोवाट में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में। मैकेनिकल एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है, ब्रेक हॉर्स पावर और इंड्यूस्ड हॉर्स पावर का रेशियो होती है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, यहाँ पे फिर से वही ट्रिक समझने की जरूरत है। कई बार आपको हॉर्स पावर ना दे करके केवल देते हैं ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे तो वही चीज है। यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो वैल्यू किलो वाट में होगी, ना कि हॉर्स पावर में होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस थोड़े से आपको कंफ्यूज करने की चीजें रहती है। ब्रेक हॉर्स पावर को ब्रेक पावर भी बोल सकते हो आप, लेकिन ब्रेक पावर बोलोगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, किलोवाट में आ जाएगी, हॉर्स पावर में नहीं आएगी। उसके बाद में बात करते हैं बेल्ट हॉर्स पावर। तो ट्रैक्टर के साथ में अगर मैं पुली लगा लेता हूँ, PTO शाफ्ट के साथ में, PTO की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर टेक ऑफ। पावर का मतलब शक्ति, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रदान कर देना, दूसरे को दे देना। ठीक है, तो पावर टेक ऑफ यानी शक्ति दूसरे को दे देना। ट्रैक्टर के साथ PTO शाफ्ट से हमने जैसे ही दूसरी चीज को ऐड कर दिया, PTO के बारे में ज्यादा आपको अगर अभी समझ में ना आए तो परेशान ना होना, ट्रैक्टर हमारे कोर्स का पार्ट है, PTO हमारे कोर्स का पार्ट है, उनको डिटेल में आगे स्टडी कर लेंगे। अभी अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में ना आए परेशान मत होना, ठीक है। बेल्ट हॉर्स पावर यानी ट्रैक्टर के साथ में हमने PTO अटैच करके कोई पुली वगैरह अटैच कर ली, तो वहां पे कितनी पावर डिलीवर की जा सकती है इंजन के द्वारा, उसको बोलते हैं बेल्ट हॉर्स पावर। पावर टेक ऑफ यानी कि PTO को हम कितनी पावर दे सकते हैं। तो इंजन अगर आपका 40 हॉर्स पावर का है तो हम PTO को 40 हॉर्स पावर नहीं दे सकते, लेकिन 40 हॉर्स पावर का 80 से 85% हम किसको दे सकते हैं, PTO को प्रदान कर सकते हैं। ट्रैक्टर 40 हॉर्स पावर का है तो आप 40 की 80% निकाल लीजिए, बहुत सिंपल होता है। 32 हॉर्स पावर, 32 हॉर्स पावर हम प्रदान कर सकते हैं PTO को। इससे अतिरिक्त मतलब 32 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने 80 निकाला है, कैलकुलेशन इजी थी इसलिए। 85 अगर आप निकालोगे तो 32 से थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा। यानी आप 100% पावर तो इंजन की प्रदान नहीं कर सकते PTO को, लेकिन इंजन पावर की 80 to 85% आप प्रदान कर सकते हो किस चीज को, PTO को। PTO क्या चीज होता है, ट्रैक्टर के पीछे वो गोल गोल लगा रहता है ना, जो घूमता रहता है। अभी आपको जिससे रोटावेटर जुड़ता है, जिससे थ्रेशर जुड़ता है, जिससे रिपर वगैरह जुड़ती है, और भी मशीनें जुड़ती हैं, उसको बोलते हैं PTO। समझ में ना आया
कोई परेशानी की बात नहीं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम अच्छा समझ में आ जाएगा। ड्रॉप और हॉर्स पावर के बारे में बात करें तो ट्रैक्टर केवल ये काम थोड़ी करता है, खींचने का काम भी तो करता है। बोझा ढोने के बारे में बात करेंगे तो ट्रैक्टर अपनी इंजन कैपेसिटी का कितना खींच सकता है, इंजन कैपेसिटी का 50 से 55% है जो वो खींचने के तौर पे काम में ले सकता है, बोझा ढोने के तौर पे काम पे ले सकता है। ओके, तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ इजी डेफिनेशन थी, होपफुली आपको समझ में आ गई। उसके बाद में फाइनली बात करते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के बारे में कि व्हाट इज फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। मेन तो देखो तीन ही थे, ये तो सारे के सारे टाइम पास वाले थे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है आप इनको ध्यान नहीं रखोगे, मतलब ये इजी थे, इनमें कोई खास कंसेप्ट नहीं था। मेन कंसेप्ट तो तीन का ही था। किन किन तीन का? एक था इंडिकेटेड हॉर्स पावर, एक था आपके ब्रेक हॉर्स पावर, और फाइनली आपका कौन सा है? फ्रिक्शन हॉर्स पावर। समझना इस चीजों को, ये आपका सिलेंडर, ये आपका पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट। जला फ्यूल, फ्यूल जलने से पिस्टन के पास जो पावर आई उसको बोला इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर, पिस्टन ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन यानी घर्षण लग रहा है, थोड़ा सा घर्षण लगने के कारण थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी उस काम में, तो घर्षण के कारण जो हानि हो गई वो हानि कितनी हुई? फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, ठीक है। और इंडिकेटेड हॉर्स पावर में से फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के घटने के बाद में जो पावर यहाँ पे फ्लाई व्हील आपके क्रैंकशाफ्ट पे पहुंच रही है उसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर द एक्चुअल पावर वी गेट फ्रॉम द इंजन टू द व्हील्स और टू द ऑपरेटिंग पार्ट्स ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। यानी हमारे मतलब की चीज ये होती है, पिस्टन डेवलप ये करता है, पिस्टन में से कुछ लॉसेज हो जाते हैं घर्षण के कारण, जिसको फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं। यानी कि मैं अगर और ज्यादा बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज इक्वल टू आपके फ्रिक्शनल हॉर्स पावर प्लस ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। और मैं अगर इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शनल हॉर्स पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस ब्रेक हॉर्स पावर। और बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ ब्रेक हॉर्स पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। मुझे तो बताओ ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ये चीजें समझ में आई तो आपकी ये इंजन वाला टॉपिक एकदम झिंगा लला, वरना आपको न्यूमेरिकल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हाँ जी, देखिए क्या है, देखिए यहाँ उसके अलावा एक और कनेक्शन है इनका, वो आपको ध्यान में रखना है। जो हमने क्या पढ़ा था, मैकेनिकल एफिशिएंसी पढ़ा था, उसके अंदर क्या था भैया? ब्रेक हॉर्स पावर बटा इंडिकेटेड हॉर्स पावर इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भी आपको याद में रखना है। अगर आपसे ब्रेक हॉर्स पावर पूछ ले, मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे? आपके मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इंडिकेटेड हॉर्स पावर बटे 100, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये सिर्फ सिंपल पक्षांतरण के नियम है ये। इनको आप क्या करना, कॉपी लेना एक, उन पे एक ये लिखना, और एक लिखने के बाद में ये सोचना अगर मैं इसको इस साइड भेज दूं तो इसका निशान बदल जाएगा, इसको इस साइड भेज दूं इसका निशान बदल जाएगा। इस तरीके से आप इनको घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के देखना। फॉर्मूलाज दो ही हैं, एक ये मैकेनिकल एफिशिएंसी का और एक ये इंडिकेटेड हॉर्स पावर का। तीसरा फॉर्मूला अगर इनमें बोलना चाहूँ तो तीसरा फॉर्मूला ये वाला आपका काम का है। अगर हॉर्स पावर में पूछे तो, अगर किलोवाट में पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आपके काम का है, ठीक है। बाकी ये जो चीजें होती है वो आपको तब समझ में आती है जब आप न्यूमेरिकल करते हो। तो न्यूमेरिकल अपने करते हैं उससे पहले अब फाइनली टॉर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली टॉर्क होता क्या है, उसके बाद में 2-3 न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करवाने के बाद में आपका इंजन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो आज इसको खत्म करके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। बात करते हैं टॉर्क के बारे में। केवल आज की क्लास है तो थोड़ी लंबी रहेगी, उसके बाद में क्लासेस उतनी लंबी नहीं रहेगी, आपके टॉपिक छोटे छोटे बचेंगे उसके बाद में। टॉर्क के बारे में बात करते हैं, होता क्या है टॉर्क। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, एक बोल्ट है। इसको टाइट करने के लिए, इसको खोलने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक चाबी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, चाबी को यहाँ लगाऊंगा और चाबी को घुमाऊंगा इस तरीके से। तो चाबी को घुमाने की वजह से क्या होगा, मैं बल लगा रहा हूँ, बल की वजह से वो गोल गोल घूमेगी। दूसरी चीज, मैं हमारे पास ये फिर से पेन है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मुझे इसे खिसकाना है, दूर दूर खिसकाने के लिए ऐसे बल लगा रहा हूँ। बल मैं दोनों कंडीशन में, यानी फोर्स मैं दोनों कंडीशन में लगा रहा हूँ। नट को खोलने या बंद करने के लिए, उसको घुमाने के लिए भी बल लगा रहा हूँ, और इसको दूर धक्का देने के लिए बल लगा रहा हूँ। लेकिन दोनों में कंडीशन अलग अलग है। एक में तो मैं केवल कैसी मूवमेंट कर रहा हूँ, लीनियर मूवमेंट कर रहा हूँ, एक में मैं सर्कुलर मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक में कैसी मूवमेंट कर रहा हूँ, सर्कुलर, यानी गोल गोल घूर्णन गति कर रहा हूँ। जो घूर्णन गति करते हैं ना अपने, उस टाइम जो फोर्स लगाया जाता है वो फोर्स होता है टॉर्क, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूमेगा, घूर्णन गति करेगा, वो होता है टॉर्क। अब यहाँ पे समझो चीजों को। हाँ जी, टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे, है बहुत सिंपल, बना हुआ है बहुत बड़ी चीज।
हाँ, यानी कि क्या है कि ये एक चीज है, इस चीज को अगर मुझे गोल घुमाना है तो गोल घुमाने में मुझे जो फोर्स लगानी पड़ रही है उस फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहती है कि क्या टॉर्क ही आरपीएम है? ये नहीं है। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में कितनी बार गोल घूम जाएगा। आरपीएम तो एक संख्या है कि एक मिनट में कितनी बार गोल आप घूम जाते हो, वो चीज क्या है? आरपीएम। लेकिन इसने बोला कि किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए आपको जो बल लगाना पड़ेगा वो बल है टॉर्क। बात समझ में आई? बस आप इतना समझ लेना, क्योंकि आपके डेफिनेशन में आ सकता है या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है टर्निंग इफेक्ट? टर्न का मतलब क्या होता है? घुमाना। ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन सम पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पे हम बल लगा रहे हैं और उस बल के कारण वो गोल घूम रही है। देखो मैं फिर से बोल देता हूँ, पेन पे बल लगा रहा हूँ, गोल नहीं घूम रहा ना। अगर यहाँ पे, अगर ये बेस्ट एग्जांपल है, अब देखो इसको गोल घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? बल लगाना पड़ रहा है। वो बल थोड़े मात्रा में लगा रहा हूँ वो एक अलग चीज है, लेकिन बल लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे जब मैं बल लगाऊंगा, अब इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा स्क्रू ड्राइवर का। स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस का। पेचकस आपने देखा होगा कि बड़े 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 साइज के होते हैं यार, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं आपको ला करके दिखाऊं, 2 पेचकस रखे हुए हैं हमारे घर पे, बड़े बड़े। एक तो बहुत बड़े साइज का है। तो उनकी लेंथ ज्यादा क्यों रखते हैं? उनकी लेंथ इसीलिए ज्यादा रखते हैं क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या कहता है? टॉर्क कहता है एफ इंटू आर। टी का मतलब टॉर्क हो गया, एफ का मतलब फोर्स हो गया, आर का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस। किस दूरी से टॉर्क लगाया जा रहा है। इस चीज को मैं आपको 2 अलग अलग एग्जांपल देके अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। अगर आपको क्या करना है, इसको गोल घुमाना है, तो ये तो छोटा ऑब्जेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो बड़े ऑब्जेक्ट में अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, प्रैक्टिकली एग्जांपल अगर इस चीज का दूं तो एक वो होता है ना कि आप क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं आ रहा। हाँ, अगर एग्जांपल दूं तो अगर जैक जो होते हैं, जैक से हम क्या करते हैं, गाड़ी का टायर चेंज करना हो तो जैक लगाते हैं नीचे, और जैक लगाने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है? उसे गोल गोल घुमाना पड़ता है। तो अगर किसी ने गाड़ी वाड़ी का जैक चेंज किया, टायर चेंज किया होगा, जैक यूज किया होगा, तो जैक के साथ में एक क्या आता है? हैंडल सा आता है। उसको जैक में अड़ा लेते हैं और अड़ाने के बाद में गोल गोल घुमाना आसान हो जाता है। यानी हमने क्या कर दिया? लेंथ बढ़ा दी, दूरी बढ़ा दी। दूरी बढ़ाने से क्या हो गया? आर बढ़ गया, और आर बढ़ गया तो फोर्स हमें कम लगानी पड़ेगी, फिर भी टॉर्क ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उसे टॉर्क कहते हैं। अगर हमने वो फोर्स की डिस्टेंस बढ़ा दी तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, फिर भी टॉर्क ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा। एक एग्जांपल आप समझ गए। दूसरा एग्जांपल आपको और समझा देता हूं, जो टॉर्क से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। एक आप क्या करो, आप मान लो वीडिंग करने जाओ या होइंग करने जाओ, तो एक आपके पास ऐसा फावड़ा हो जिसका जो डंडा हो, उस डंडे की लेंथ क्या हो? कम हो। और एक ऐसा फावड़ा हो जिसके डंडे की लेंथ क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, तो जिसके डंडे की लेंथ ज्यादा होगी वहां पे आप ज्यादा काम कर पाओगे और कम फोर्स के साथ ज्यादा काम कर पाओगे, आपको कम मेहनत लगेगी ज्यादा काम करने में। और जिसके डंडे की लेंथ कम होगी, बहुत छोटा डंडा होगा, वहां पे आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप उतना काम नहीं कर पाओगे, उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाओगे जितनी आप एक लंबे हैंडल के साथ कर सकते हो। इसीलिए लंबा हैंडल प्रयुक्त किया जाता है। और इंजीनियरिंग का एक कंसेप्ट होता है कि अगर आप लॉन्ग हैंडल वाले काम में लेते हो एपरेटस, मैनुअल एपरेटस, तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वही आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो होपफुली आप समझ चुके हो क्या होता है टॉर्क किसी चीज को गोल घुमाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है, इसको मैं यूं यूं गोल घुमा रहा हूँ बहुत स्पीड में, तो ये कितने, एक मिनट में कितनी बार गोल घुमा रहा हूँ, वो चीज तो है आरपीएम। लेकिन इसको गोल घुमाने के लिए मुझे जो फोर्स लगानी पड़ रही है वो फोर्स क्या है? टॉर्क है। होपफुली आपको टॉर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं कहाँ पे? न्यूमेरिकल पे। लास्ट पार्ट है आपके लेक्चर का। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेक्चर, लेकिन इसे आज खत्म ही करेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल में कुछ भी है नहीं, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे न्यूमेरिकल्स को। और मेरा आप लोगों को बड़ा सजेशन रहेगा कि आप इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड होते हैं लेके जाना, कोई आपको रोकने वाला नहीं होता। केवल आपको बस समझना है उस चीज को कि इसे करना कैसे है। कैलकुलेशन में तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, कैलकुलेट द ब्रेक पावर। सबसे पहले तो इसने बता दिया कि कैलकुलेट करनी क्या है, ब्रेक पावर कैलकुलेट करनी है, यानी बीपी कैलकुलेट करनी है। गौर करने वाली बात क्या थी? ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट नहीं करना, ब्रेक पावर कैलकुलेट करनी है, यानी ये किलो वाट में पूछना चाह रहा है आंसर। एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी उसके साथ साथ कह रहा है कि मुझको मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करके दो। ठीक है, दोनों कैलकुलेट करनी है। और फिर 4 स्ट्रोक, सबसे पहले इसने 4 स्ट्रोक इंजन बता दिया, तो ऑब्वियस है इसके अंदर n/2 वाला फॉर्मूला लगेगा। एक चीज हमें समझ में आ गई।
4 सिलेंडर, इसने सिलेंडर बता दिया तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, नंबर ऑफ सिलेंडर 4 होगी। दूसरी बात इसने बोल दिया इंटरनल कंबस्टन इंजन हैविंग फॉलोइंग डायमेंशन की, ये इसके डायमेंशंस होंगे। सिलेंडर बोर इसने d बता दिया, d इसने 125 mm बता दिया, तो फॉर्मूला PLAN, प्लान लगेगा तो प्लान में d का कोई काम नहीं है, a निकालेंगे तो a कैसे कैलकुलेट करेंगे, a = π/4 × d²। ठीक है, तो d वहां पे काम में आएगा। फिर इसने स्ट्रोक लेंथ L बता दिया तो L तो एज इट इज काम में ले लेंगे। क्रैंक शाफ्ट की स्पीड बता दी तो इसने आरपीएम बता दिया कि 1000 आरपीएम है, तो n हमें मिल गया, L हमें मिल गया, P देखते हैं मिला कि नहीं मिला। उसके बाद में इसने फ्रिक्शन पावर हमें बता दिया। अब इसने क्या बता दिया, फ्रिक्शन पावर हमें बता दिया 20 किलोवाट, और मेन इफेक्टिव प्रेशर यानी P हमें बता दिया, कितना बता दिया, 700 किलो पास्कल, और नंबर ऑफ सिलेंडर एक बार फिर से बता दिया। यानी मेरे ख्याल से इसने हमें सारी तो डिटेल्स दे दी, और उसके बाद में हमें निकालने को बोल दिया ब्रेक पावर निकालो और मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालो। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर नहीं, इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर निकालने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे PLAN बाय 60 × 10⁻12 × n/2, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है इसलिए n/2। P देखेंगे तो P इसने 700 किलो पास्कल दे दिया, लेकिन हमें किलो पास्कल में नहीं रखना, हमें केवल पास्कल में रखना है। तो किलो का मतलब कितना होता है भाई, 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम, तो यहाँ भी किलो का मतलब 1000 होगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 × 1000। उसके बाद में L की बात करें, L इसने दे दिया 150 mm, तो इसको केवल 150 लिख दिया। उसके बाद में A हमें निकालना पड़ता है, A का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, π/4 × d²। d की वॉल्यूम कितनी थी, 125, तो 125 × 125। फिर इसने n बोल दिया, n की वैल्यू हमें दे रखी है 1000 × 1000, और n नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हो गए, 4 हो गए, तो × 4। ठीक है, बट्टा में इसके क्या आ जाएगा, 60 × 10⁻12 × 2। पाई की वॉल्यूम अगर देखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 22/7। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर की सहायता से, बड़ी आसानी से कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिकेटेड पावर आ जाएगी हमारे पास। मान लीजिए x इंडिकेटेड पावर आ गई, फ्रिक्शन पावर इसने दे रखी है, तो मैं निकाल लूंगा ब्रेक पावर = इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर, तो मेरे पास ब्रेक पावर आ जाएगी। ब्रेक पावर जैसे ही मैंने निकाल ली तो मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल लूंगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी = ब्रेक पावर बटा इंडिकेटेड पावर × 100, और मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और ये न्यूमेरिकल 15 नंबर में आता है, और इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको अभी बता दिया वो सारी चीजें हम फिर से करेंगे, स्लोली करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना स्पीड में बताने का पर्पस ये हो गया कि आप लोगों को एक बार आइडिया हो जाए, वरना स्लोली तो सारे में करवाऊंगा, लेकिन एक बार आपको आइडिया हो जाए, ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आया है थोड़ा थोड़ा, जो मैंने अभी ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका बताया, वो अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है तो मुझे बताओ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे न्यूमेरिकल करवाता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ खास है नहीं, बस 2-3 फॉर्मूला है, उनके लिटरली रट्टे मारने हैं। और मैं तो कहता हूँ रट्टे भी क्यों मारने हैं यार, सिंपल तो है, क्यों रट्टे लगाने हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो गलतियां पता कैसे लगा, पता बस इतने से लगा, इसने ब्रेक पावर लिखा है, ब्रेक हॉर्स पावर नहीं लिखा। इसने फ्रिक्शन पावर लिखा है, इसने फ्रिक्शन हॉर्स पावर नहीं लिखा। बात समझ में है ना। इन छोटी छोटी चीजों से पता लगता है कौन सा फॉर्मूला काम में लेना और कौन सा नहीं काम में लेना। उसके बाद में हमें क्या क्या चीजें दी गई है, यहाँ पे बात करते हैं। पी का मतलब क्या हो गया, प्रेशर, मीन प्रेशर पास्कल में। हमें यहाँ प्रेशर चाहिए पास्कल में, यहाँ किलो पास्कल में दिया गया, इसलिए किलो को मैं 1000 बना दूंगा। ठीक है, लेंथ मेरे को इसने लेंथ साफ साफ ही दे दी मिलीमीटर में। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, A = π/4 × d² होता है। डी की वैल्यू हमें दे रखी है 125 मिलीमीटर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पाई का मतलब मुझे पता है 22/7 होता है, या फिर पाई का मतलब 3.14 भी होता है क्या, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से यही होना चाहिए 3/4। बाकी कितना भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है, इसलिए 22/7 लिख देंगे। स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड हमें इसने दे रखी है पहले से ही। नंबर ऑफ सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर इसने यहाँ भी बता दिया और यहाँ भी बता दिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इंडिकेटेड पावर की बात करेंगे। अब ध्यान रखना, इंडिकेटेड हॉर्स पावर नहीं बोल रहा मैं, इंडिकेटेड पावर बोल रहा हूँ। किलोवाट में आएगा इसका आंसर। प्रेशर मैंने लिख दिया 700, क्योंकि वो किलोवाट में था इसलिए 700 के साथ मैंने 1000 और ऐड कर दिया। लेंथ मैंने लिख दी क्या, 150 मिलीमीटर। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डायमीटर का पाई बाय 4 लिख दिया। पाई ये रहा, 4 ये रहा। डी स्क्वायर लिख दिया 125 इंटू 125। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिख दिया 1000। नंबर ऑफ सिलेंडर लिख दिया 4। 60 इंटू 10 टू पावर 12 लिख दिया मैंने बाय फॉर्मूला। 4 आ गया पाई बाय 4 से, और ये 2 का मतलब क्या हो गया, बाय फॉर्मूला। n बाय 2 था ना, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है इसलिए। ओके, इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखो कैलकुलेट करना कितना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो मैंने काट दिए यहाँ। 12 में से 9 गए, 3 बच गए। ठीक है, 3 का मतलब क्या हो गया, 1000। बस अब मुझे क्या कर लेना है, मैं चाहूँ तो इनको और सिंपल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं इनको काट सकता हूँ। जैसे मैंने क्या कर लिया, ये 2 से काट दिया किसी को, ये 4 से काट दिया किसी को, 60 से काट दिया, 1000 से काट दिया, क्योंकि ये कट रहे हैं ना। 5 से कट जाएगा कोई, कोई किसी से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं वो ना करके मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम मेरे को परमिशन दे रहा है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की। तो हो सकता है मैं अपने आप से काटूंगा, तो हो सकता है मेरी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो और मेरे से कोई गलती हो जाए, तो मैं गलती के चक्कर में क्यों पढूं। लेकिन ऑफकोर्स ये 10 टू पावर 12 वाली आप काउंटिंग करोगे तो वहां पे कैलकुलेटर में परेशानी होगी, इसलिए आप 0 0 काट लेना केवल। ठीक है, 0 काट लेना, गिन के कितने जीरो है उतने जीरो 12 में से घटा देना और बाकी 0 लिख देना। उसके अलावा बाकी सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो कैलकुलेशन जब आप करोगे आपके पास आंसर आएगा 42.95 किलोवाट। अब किलोवाट में क्यों आया, क्योंकि हमने इंडिकेटेड पावर यूज करी है यहाँ पे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर यूज नहीं करी। उसके बाद में मेरे को पता है कि ब्रेक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर। ये कहाँ से आया फिर से बता देता हूँ। ये सिलेंडर होगा, ये पिस्टन होगा, कनेक्टिंग रोड होगी, क्रैंकशाफ्ट होगी। फ्यूल जलेगा, फ्यूल के जलने से जो पावर पहुंचेगी सिलेंडर को, उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर, यहाँ से कुछ घर्षण के कारण कुछ पावर की मात्रा में कमी आ जाएगी, उस पावर को बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर, इंडिकेटेड पावर में से फ्रिक्शन पावर घटने के बाद में जो पावर किसको पहुंचेगी, क्रैंकशाफ्ट को पहुंचेगी, उसको बोलते हैं ब्रेक पावर। ब्रेक पावर एक्चुअल पावर है जो हमारे मतलब की पावर होती है, बाकी सारी चीजें मतलब की नहीं होती। यूं मान लो मेरी सैलरी है 10,000, और 10,000 में से 1,000 रुपए मेरा क्या कट जाता है, इनकम टैक्स कट जाता है, और इनकम टैक्स कटने के बाद में 9,000 मिलती है मुझे। तो मेरी सैलरी तो 10,000 है, लेकिन एक्चुअल में मुझे 9,000 मिलते हैं। यानी क्या हो गया, ये आपके इंडिकेटेड पावर होगी, ये आपके फ्रिक्शन पावर होगी, और ये आपकी ब्रेक पावर होगी। बात समझ में आई। तो अब मेरे को पता है कि इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर होती है। तो मेरे को फ्रिक्शन पावर दी हुई है क्वेश्चन में, इंडिकेटेड पावर मैंने निकाल ली और ब्रेक पावर मेरे को निकाल लिया। तो मैं क्या करूंगा, फ्रिक्शन पावर को सिंपल पक्षांतरण कर दूंगा, क्या बन जाएगा, IP माइनस FP इज इक्वल टू BP। ठीक है ना, वही है, मेरी सैलरी थी 10,000, ये मेरे को 1,000 हो रही है। मैंने आपसे बोल दिया कि भैया मेरी सैलरी 10,000 है, 1,000 मेरा टैक्स कट जाता है, बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे। तो आप बता देना, 10 में से 1 दे, 9,000 रुपए मिलेंगे सर आपको। तो अगर आप मेरे को ये 9,000 बता पा रहे हो, तो यहाँ पे क्यों नहीं बता पा रहे भाई, यहाँ पे भी तो वही है। इंडिकेटेड पावर 42.95 आपने कैलकुलेट कर ली, जो कि बहुत आसानी से कैलकुलेट कर ली। उसके अलावा अगर ब्रेक पावर की बात करूं, फ्रिक्शन पावर की बात करूं, तो फ्रिक्शन पावर इसने आपको फॉर्मूला में दे ही रखी है, 20 किलो क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बस 42.95 में से 20 घटाना ही तो है, 22.95। एक घटाना भी आपसे ना हो पाए तो एक बार फिर से बता देता हूँ, कैलकुलेटर आपको अलाउड रहता है। 22.95 किलोवाट। ब्रेक पावर आपको मिलेगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिंपल है, BP बट्टा IP इंटू 100, तो वही 22.55 इंटू 100। फिर से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे 52.99% आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई। आपसे ब्रेक पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी निकलवाने को बोला गया था, वो आपने निकाल दी। अगर ये कर देते हो तो मेरे ख्याल से 15 नंबर का न्यूमेरिकल आपका पक्का। और न्यूमेरिकल की एक खास बात रहती है कि न्यूमेरिकल में कोई गलतियां, या तो न्यूमेरिकल गलत होता है या सही होता है, बीच में कुछ भी नहीं होता न्यूमेरिकल में। ओके, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद में सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द ब्रेक पावर। इसने फिर से ब्रेक पावर बोल दिया, यानी ये ब्रेक हॉर्स पावर नहीं कैलकुलेट करवाना चाह रहा, मेरे को 60 इंटू 10 टू पावर 12 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 2 सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर बता दिए इसने 2 है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, यानी कि 4 स्ट्रोक वाला फॉर्मूला लगाना है। 12 इंटू 15 इंजन साइज इसने 12 इंटू 15 बता दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि यार अब मैं कौन सा ए मानूं और कौन सा डी मानूं और कौन सा एल मानूं। मीन इफेक्टिव प्रेशर इसने दे दिया 700 किलो पास्कल। क्रैंकशाफ्ट की जो आरपीएम है वो उसने दे दिया 1200। आरपीएम ना दे करके रेवोल्यूशन पर मिनट दे देता है, फुल फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा। और मैकेनिकल एफिशिएंसी दे दी 75%।
अब मेरे को क्या बताना है, इसने कहा कि मेरे को ब्रेक पावर बताओ कितनी होगी। ब्रेक पावर बताने के दो तरीके थे मेरे पास में, या तो मैं इंडिकेटेड पावर निकाल लेता और उसमें से फ्रिक्शन पावर घटा के ब्रेक पावर बता देता, लेकिन अब मेरे को फ्रिक्शन पावर इन्होंने दी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इंडिकेटेड पावर निकालूंगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी मेरे को पता है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी वाला जो फॉर्मूला होगा ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर इनटू 100, उस फॉर्मूला में मैकेनिकल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड पावर की वैल्यू पुट कर दूंगा और ब्रेक पावर वहां से निकाल लूंगा। तो जो मैंने मुंह से ही बोल के बातें बताई है, उनसे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि ये 12x15 सेंटीमीटर वाली जो चीज है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ अभी इसका क्या मतलब होता है। जो मैंने आपको मुंह से बोल के बातें बताई है, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ है कि हाँ यार समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व होगा, वो बताओ मेरे को आप। हाँ जी, इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो वही चीज हमें ये पता कर लेना चाहिए कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी भी करो, ये चीजें देख लेना हमें क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। यहाँ पे जो 12x15 सेंटीमीटर है, उसका पहला जो डिजिट होगा वो हमेशा बोर्ड डायमीटर का होगा और दूसरा जो होगा वो हमेशा स्ट्रोक का होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए सेंटीमीटर को मैंने मिलीमीटर में चेंज कर लिया। तो 12 सेंटीमीटर 120 मिलीमीटर बने और 15 सेंटीमीटर 150 मिलीमीटर बने। तो बोर्ड डायमीटर डी आ गया, डी से मैं ए निकाल लूंगा। ए कितना रह जाएगा मेरा, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 4 इंटू 120 इंटू 120। ए की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू मेरे को पता है, पी की वैल्यू मेरे को पता है, यानी पी पता है, एल पता है, ए पता है, एन पता है, स्मॉल एन पता है, बाकी 60 इंटू 10⁻12 इंटू 2 ये मेरे को पता ही है। तो मैं इससे क्या निकाल लूंगा, इंडिकेटेड पावर निकाल लूंगा। निकालते हैं इंडिकेटेड पावर। हमें इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला पता है, प्लान बाय 60 इंटू 10⁻12 n/2 किलोवाट में हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे आपके सामने सारी की सारी चीजें हैं, प्रेशर, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह वगैरह सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। कैलकुलेट जब मैंने की तो प्रेशर वही फिर से 700 किलो पास्कल दिया गया था, 700 पास्कल का और किलो का 1000। लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई थी, मैंने 150 मिलीमीटर बना दी। 60 इंटू 10⁻, बाई फॉर्मूला लिख दिया। पाई/4 किससे आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के एरिया से आ गया। डी स्क्वायर का 120 इंटू 120 आ गया। 12 सेंटीमीटर दी गई थी इसकी जो डायमीटर था, मैंने उसको मिलीमीटर में 120 इंटू 120 कर दिया। आरपीएम मेरे को 1200 दिए गए थे। नंबर ऑफ सिलेंडर मेरे को 2 दिया गया था, 4 स्ट्रोक इंजन था इसलिए बटा 2 लग गया। ठीक है, इन सारी चीजों को, पाई की वैल्यू मैंने लिख दी 22/7 यहाँ पे। इन सारी चीजों को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा इंडिकेटेड पावर निकल के आया 23.75। अब मेरे को इंडिकेटेड पावर पता है क्या है, 23.75 है। मेरे को मैकेनिकल एफिशिएंसी पता है इसकी कितनी है, मेरे को निकालना है ब्रेक पावर। ठीक है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर बटा इंडिकेटेड पावर इंटू 100। इसको मैं अगर उस साइड भेजूंगा तो भाग वाली चीज गुणा में चली जाती है और गुणा वाली चीज भाग में चली जाती है, यानी ब्रेक पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर हो जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू इंडिकेटेड पावर बाय 100। बात समझ में आई? तो इस तरीके से मैं इसकी मैकेनिक आपकी ब्रेक पावर निकाल लूंगा। अगर मेरे को फ्रिक्शन पावर दिया होता तो मैं केवल इंडिकेटेड पावर में से फ्रिक्शन पावर घटा के ब्रेक पावर बता देता। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ब्रेक पावर दिया नहीं गया इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला काम में लिया और इस वाले फॉर्मूले से मैंने 17.81 किलोवाट आपके ब्रेक पावर निकाल दी। तो ब्रेक पावर ही मेरे से पूछी गई थी, वो मैंने कैलकुलेट कर ली। मुझे बताओ क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये आप लोग कोशिश करना कि आप लोग खुद सॉल्व कर पाओ इसे, है बहुत इजी। मैं मेथड भी बता दूंगा आपको, कैलकुलेशन आप खुद करना। फोन से कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग अलाउड हो। 4 सिलेंडर का इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन है तो फॉर्मूला n/2 वाला लगेगा। 4 सिलेंडर का है तो स्मॉल एन की वैल्यू 4 आ गई। 7.5 सेंटीमीटर का बोर है, तो बोर का मतलब क्या होता है भैया, डायमीटर है इतना। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्ट्रोक लेंथ मेरे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, तो इसको मैं 100 मिलीमीटर बोल सकता हूँ। उसके बाद में ये कितना पावर डेवलप कर रहा है, 15 किलोवाट पावर डेवलप कर रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि इसने केवल ये बोला कि 15 किलोवाट पावर डेवलप कर रहा है, लेकिन इसने ये नहीं बोला ये कौन सी पावर है। इसने ना तो इंडिकेटेड पावर बोला, ना फ्रिक्शन पावर बोला, ना आपके ब्रेक पावर बोला। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट कौन सी पावर समझेंगे, हम इसे बाय डिफॉल्ट ब्रेक पावर समझेंगे। बात समझ में आई ना, क्योंकि आप कभी भी व्हीकल खरीदने जाओगे वो आपको हमेशा बीएचपी बताते हैं, आईएचपी नहीं बताते, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा उसे ब्रेक पावर समझा जाता है। रेवोल्यूशन हमें बता दिए गए 1650, मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें बता दी गई 85%, और हमसे पूछ लिया गया भाई साहब इंडिकेटेड पावर बताओ कितनी है। अब इंडिकेटेड पावर जैसे ही बोल दिया इसने तो हमें पता लग गया फॉर्मूला इसमें 60 इंटू 10⁻12 वाले काम में लेना है, 4500 वाला नहीं लेना। और मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछ लिया,
तो इसका तरीका ये रहेगा, आप हमें ये पता है ब्रेक पावर पता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी पता है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर बटा इंडिकेटेड पावर इनटू 100। 100 फिक्स है, ब्रेक पावर हमने इसने हमें दे दी 15 किलोवाट, मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें दे दी। इंडिकेटेड पावर कैसे निकालेंगे, फटाफट से सारे लोग मोबाइल की हेल्प से कैलकुलेट करके बताओ इंडिकेटेड पावर कितना आएगा। हाँ जी, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सॉल्यूशन में बात करते हैं। सबसे पहले हमें बोर डायमीटर दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, जिसे 75 mm हमने मान लिया। लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, इसे 100 मिलीमीटर मान लिया। ब्रेक पावर 15 किलोवाट, स्पीड दे दिया आरपीएम स्पीड दे दी 1650 आरपीएम, मैकेनिकल एफिशिएंसी दे दी 85%, नंबर ऑफ सिलेंडर दे दिए 4। पूछा क्या हमसे, इंडिकेटेड पावर पूछा और दूसरा पूछा कि प्रेशर बताओ, मेन इफेक्टिव प्रेशर कितना था। इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर बटा मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो इससे आंसर आएगा 17.64 किलोवाट। अब आपके आंसर में कोई भी डाउट था वो आप आंसर देख लेना, आपके आंसर में डाउट क्या था वो आप चेक कर लेना इस चीज को कि क्या डाउट था क्या नहीं था, और उसके अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे डायरेक्ट 0.85 लिख दिया गया, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करके और नीचे केवल 85 लिख के करोगे तो आपका सिंपल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 0.85 लिख दिया गया, 100 से पहले काट दिया गया। अब हमारे पास में इंडिकेटेड पावर आ चुकी है और हमसे क्या पूछा गया, इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला ये होता है 60 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू n/2। अब हमसे P पूछ लिया गया, IP हमने निकाल ली, L और N, A हम वैसे निकाल लेते हैं, डायमीटर हमें पता है, N हमें पता है, सारी चीजें हमें पता है, P हमसे पूछ लिया गया, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू IP इंटू 60 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू 2 बटा LAN इंटू स्मॉल n। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। आईपी की वैल्यू हमारे पास है, ये और पहले से वैल्यू है, लेंथ है हमारे पास, सेक्शनल एरिया है, रेवोल्यूशन है, ये सारी चीजें हैं। इनसे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, मेन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके सामने है सारी चीजें, और आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मेन इफेक्टिव प्रेशर 725.97 किलो पास्कल आ जाएगा। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसे पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। और यहाँ पे आपके इंजन कंपोनेंट्स, इंजन के क्लासिफिकेशन और इंजन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और इंजन से संबंधित न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। किसी के कोई डाउट्स है तो मैं अभी भी आपके डाउट सुनने के लिए तैयार हूँ, आप लोग पोस्ट कर सकते हो। ओके।